बारे में बताया था, कुछ रियलिस्टिक मोटिवेशन भी बताया था। तो ये भी कहा था कि अब एक पार्ट आएगा जो कि क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा। सो इट इज़ लिटरली डेडिकेटेड टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। आफ्टर दैट अगेन वी विल गो थ्रू एज पर योर और डीप सीकिंग नॉलेज। अगर आप लोग इस तरह से एंथुसिज्म बना के रखेंगे तो नेक्स्ट वीक में हम टॉपिक बाय टॉपिक कवर करना स्टार्ट करेंगे। और एक जियो पॉलिटिक्स एंड न्यूज़ एंड फाइनेंस के ऊपर भी हम सेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जिसमें मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा, हाँ, जिस तरीके से वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है फाइनेंस को लेके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेके, क्रिप्टो को लेके, ये अदर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ को लेके, उन सभी के बारे में भी अवेयर करना शुरू करूँगा। ये सभी जानकारियाँ आप लोग को इन्फिनिटी सोल्यूशन ग्लोबल के ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जो एक्स हैंडल है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है मतलब, और जो ग्रुप्स हैं, न्यूज़ का भी एक ग्रुप है, उन सभी के भी माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो जिससे लोगों में अवेयरनेस बढ़ सके, क्योंकि एक रिसेंट डेटा आया है कि भारत सरकार ने अपनी इंक्रिप्शन और अपनी क्या कहते हैं सर्वेलेंस जो मैकेनिज्म है, एफआईयू, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यूनिट, उसमें थोड़े बदलाव किए हैं। हम सभी भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो उस अनुरूप हमें किस तरीके से कार्य करना है, इस चीज़ों का भी गाइडेंस दिया जाएगा। जो इन्फिनिटी सोल्यूशन ग्लोबल के कोर मेंबर्स हैं उनको तो ये जानकारी प्राप्त हो ही रही है, ये है, बाद में इन चीज़ों को पब्लिक भी किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आसिफ सर, यू कैन कंटिन्यू वट एवर क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दिया हम सभी के लिए, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ कदम से कदम बढ़ा करके चले, क्योंकि आपका मेहनत वाकई में बहुत ज़्यादा रंगीला भी होता है और बहुत ज़्यादा रिसर्चेबल होता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका सहयोग करें, आपको पूरा वक्त दे। यदि आप किसी भी क्वेश्चन में वक्त मांगेंगे तो बिल्कुल वक्त देंगे, क्योंकि हमें सटीक आंसर चाहिए, राइट। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई इशू नहीं है, हम इंतज़ार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के सवालों के महाकुंभ में मैं शशि सर से अपना पहला सवाल रखना शुरू करता हूं, और आज के सेशन को मैं प्रारंभ करता हूं। तो शशि सर, क्या आप इजाज़त देते हैं मुझे कि मैं अपने जी बिल्कुल सवाल सर। रख सकूं? जी सर। आप कंफर्टेबल हैं? यस सर। ओके। शशि सर, मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन एलजीएनएस जो है वो सच में सेफ एंड सिक्योर है? क्योंकि इसी से मेरा क्वेश्चन है, और विद द प्रैक्टिकल है। सेफ एंड प्रतिशत में भी आप सिक्योर। बता सकते हैं। सेफ एंड सिक्योर, देखिए, इट इज़ अ क्वांटिटिव डेटा। मतलब कोई चीज़ कितने प्रतिशत सेफ है, इसका हम अनुमान लगा सकते हैं, या इसका हम एक डेटा प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कि हमारे देश के लिए भी गर्व की बात है, टाटा की गाड़ियाँ कितनी सेफ है, महिंद्रा की गाड़ियाँ कितनी सेफ है, मारुति की गाड़ियाँ कितनी सेफ हैं किया, या फिर हुंडई की गाड़ियाँ कितनी सेफ है। ये अगर कोई प्रश्न पूछता है तो इसके लिए ग्लोबल एनकैप रेटिंग होता है, भारत एनकैप रेटिंग होता है, उसके आधार पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये चीज़ कितनी सेफ है। ठीक उसी आधार पे कोई भी प्रोजेक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री में, ऐसा कोई एक माध्यम या एक कोई मापदंड नहीं बना है जिस मापदंड के आधार पे हम बोल सकें कि ये कितने प्रतिशत सेफ हैं। लेकिन कुछ मापदंड हैं जिसके आधार पे हम अनुमान लगा सकते हैं, जैसे कि सटीक है, आर्मर है। उसके अलावा आपके पास जो रियलिस्टिक डेटा होते हैं, जो डेक्स पे अवेलेबल होते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जो प्रति सेकंड एंड लाइव होते हैं, उन सभी के आधार पे आपको अपना स्वयं का रिसर्च करना पड़ता है। कोई एक फैक्टर नहीं होता है जिसके आधार पे आप बोल सकें कि ये इतना सेफ है। कई सारे मल्टीपल फैक्टर होते हैं उसके आधार पे अनुमान लगा के हम बता सकते हैं कितने प्रतिशत सेफ है। अब जैसे कि मार्केट है, अगर आप अभी क्रिप्टो मार्केट को देखें तो एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज यहीं से आपको प्राप्त हो जाएगी कि अभी क्रिप्टो मार्केट थोड़ा, आप देखेंगे, डाउन ट्रेड की ओर है, लाइक द बिटकॉइन एंड इथेरियम, सोलाना, बीएनबी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि यूएस की कुछ पॉलिसियां जो हैं वो अभी मार्केट में सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं हुई हैं, और
उनके जो करंट गवर्नमेंट है और जो उनके राष्ट्रपति हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं अपने बिजनेस को लेके, जिससे वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस प्रोवाइड करवा देते हैं। और क्योंकि यूएस का इन्फ्लुएंस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, तो मार्केट काफ़ी तेज़ी से मैनिपुलेट हो जाती है ऊपर नीचे। तो ये बात हम अभी क्रिप्टो मार्केट के टॉप लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं बिटकॉइन, या फिर स्टॉक मार्केट के जो टॉप लेवल की चीज़ें हैं, उनके लिए भी पूर्णतः सही नहीं कह सकते। तो ओरिजिन के लिए भी ये बात लागू होती है कि पूर्णतः सही नहीं कर सकते। लेकिन जब से हम ओरिजिन को देख रहे हैं, जिस तरीके से हम ओरिजिन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को देख रहे हैं, लगभग 2 साल का समय हो रहा है ओरिजिन को रन होते हुए। ये कई प्रोजेक्ट ओरिजिन के तरह आए और चले गए, आगे भी आएंगे और चले जाएंगे, और ओरिजिन अपना कार्य आगे करते चली जाएगी। अब कोई एक ऐसा सिस्टम जहाँ पास लगभग दो वो मतलब 20 मिलियन के करीब ये यूज़र्स हो जाते हैं, वॉलेट्स हो जाते हैं जो कि एक्टिव हैं इतने कम समय में, तो इतने बड़े सिस्टम को रन करने में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ क्या कहते हैं ये हैं चैलेंजेस आते हैं। कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं, क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन, वी डोंट वांट टू रिवेल वट एवर द वी कैन से, हम बोल सकते हैं कि हम जो गलतियां करते हैं वो हम स्वीकार नहीं करते हैं, और हम उसको सीधे थोपने का प्रयास करते हैं सिस्टम के ऊपर। सिस्टम में कुछ एरर्स हो सकते हैं, लेकिन हम अपनी गलतियों को भी नहीं स्वीकार करते हैं, तो उसके हिसाब से हम सीधे एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये ऐसे गड़बड़ हो गया। लेकिन जब हम एक ब्रॉड वे में देखते हैं, पूरे पूरे पिक्चर को अच्छे से देखते हैं कि शुरू से लेके किस तरीके से हो रहे हैं, कितने वॉलेट हो रहे हैं, किस तरह से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो हमको समझ आता है कि ये कितने प्रतिशत सेफ है। 100% सेफ दुनिया में कुछ नहीं होता, लेकिन जिस आधार पे मैं देख पा रहा हूँ, आई कैन से मोर देन 90%, एंड इट इज़ वेरी मच सेफ, क्योंकि ऐसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं। मैं देख पा रहा हूँ थोड़े बहुत कुछ चीज़ें चैलेंजेस आते हैं जो देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ मैं बिटकॉइन के लिए भी कह सकता हूँ, बट द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द बिटकॉइन इज़ एक्सट्रीमली हाई है, और वो एक एसेट क्लास है आज के डेट में। सो अगर मैं उसको बिटकॉइन को लो रिस्क प्रोजेक्ट बोलूँ, तो मैं ओरिजिन को एज अ मिड रिस्क प्रोजेक्ट बोल सकता हूँ। कुछ ऐसे आते हैं जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क प्रोजेक्ट होते हैं, तो ये तो आप सभी देख चुके हैं। इट इज़ लाइक द क्रिप्टो एसआईपी इन अ मिड कैप मार्केट। मतलब कि जैसे कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप होते हैं, मिड कैप होते हैं, और उसके बाद स्मॉल कैप होते हैं। तो ओरिजिन इज लाइक द मिड कैप, एंड इन टर्म्स ऑफ द वी कैन से रिस्क मैनेजमेंट, वी कैन ऑल्सो कंसिडर कि ये मिड कैप रिस्क से अब ऊपर उठ के लो कैप रिस्क की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा है, बट स्टिल अभी थ्रेशोल्ड को पार नहीं किया, अभी मिड कैप रिस्क में है। लेकिन काफ़ी जल्दी उस चीज़ को भी, जैसे जैसे प्रोजेक्ट मैच्योर होगा, इसके और भी चीज़ें आएंगी, तो सभी लोग को समझ आएगा कि ये कितना सेफ है। तो ऐसा अभी कुछ बहुत बड़ा मुझे नहीं दिख रहा जिसके आधार पे मैं बोल सकूं कि इट इज़ अनसेफ प्रोजेक्ट। तो अब मेरे तथ्यों का आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हैं, और अपना स्वयं का भी रिसर्च करें, और उसके आधार पे आप ये पता कर लें कि ये किस तरह का रिस्की है या नहीं है। क्योंकि आपने तो, जो लोग पुराने हैं, कई सारे उन्होंने प्रोजेक्ट देखे उन्होंने जिसमें उन्होंने फंड लगाया हाई रिटर्न्स के कारण, और कुछ महीने, साल, 6 महीने हैं, 10 महीने में क्या हुआ है उन्होंने देखा है, और ये लगातार बढ़ रहा है। बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, रफ्तार उसकी स्लो हो ज़्यादा हो अलग मैटर है। तो आप सभी लोग के सामने है। जी। सर, एक्चुअली क्या है कि जो प्रोजेक्ट इस दुनिया से जा चुके हैं उसके बारे में बातें नहीं हो रही हैं, राइट? जो प्रोजेक्ट अभी धरती पर मौजूद है, जो एलजीएनएस अभी चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, ठीक है, सरवाइव कर रहा है, तो प्रश्न चिन्ह आएगा और बिल्कुल आएगा, जिसके लिए मैंने ये सवाल किया। अब एक सवाल इसी के ऊपर ये आता है कि जैसे आपने 90% बोला, 90% सेफ है, 10% का जो जवाब है, मैं उस 10% को किस तरह से देखूं? मैं वो जो 10% देखिए, है
उसको मैं देखिए किस तरह से देखूं? देखिए इस प्रश्न का उत्तर दे पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये बोलूं, आज से कुछ दिन पहले एक एक शॉर्ट्स वायरल हुआ है बिटकॉइन को लेके। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं या फिर फेसबुक में, जिन्होंने बिटकॉइन के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं कि बिटकॉइन वाज डेवलप्ड बाय द यूएस गवर्नमेंट, और उन्होंने अपने डेप्थ को कम करने के लिए इस तरह से उसको एनोमिनसली रिलीज कर दिया। तो क्या इसका कोई प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो ये बात 10% की जो बात है, ये बात पूरे के पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए भी है, क्योंकि आरबीआई हमेशा से ये कहती आई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्रिप्टो हैज़ नो रियल बैकअप वैल्यू। और ये बात समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जब नोट छपती है तो उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकअप होती है, चाहे वो गोल्ड के रूप में हो, चाहे वो बॉन्ड्स के रूप में हो। परंतु जो कोड होता है, कोड को बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। मैं एक यूज करता हूँ एक टर्मिनोलॉजी और एक वाक्य, कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इट इज लाइक व्हाट, कि अगर मैं यूनिवर्सल लॉ की बात करूं, चाहे वो ग्रेविटेशन का लॉ हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का लॉ हो, चाहे किसी भी तरह का कोई नियम हो, क्या उसको कोई प्रूफ की आवश्यकता है कि ये सही है कि नहीं है? उसे हमने जाना आज है, वो अलग बात है। It doesn't matter you don't know about the how the gravitational law work. It is working in the same manner. If you understand the blockchain technology, the code is written, और आपने कोड को अगर स्टडी किया है, बहुत सारे टूल ने स्टडी किया है, और वो कोड में चेंजेस नहीं हो पा रहा है, और वो कोड अपने अनुरूप काम कर रही है, तो उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो 10% का बात ये है, क्योंकि जब वो कोड रन कर रही है, चाहे वो बिटकॉइन का कोड रन कर रहा हो, चाहे वो कोड क्या कहते हैं क्रिप्टो मार्केट के किसी दूसरे प्रोजेक्ट का रन कर रहा है, लाइक द ओरिजिन मार्केट जो है, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे वो क्रिप्टो हो, ये कोई प्रूफ्ड मैथमेटिक्स नहीं है, एकदम क्या कहते हैं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड गणित नहीं है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी पे भी काम करता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जाएगी। एक स्टेटमेंट आएगा, दुनिया इधर हो जाएगी, दूसरा स्टेटमेंट आएगा, दुनिया उधर हो जाएगी। तो 10% के बारे में लिटरली मैं पूर्णतः नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि मैं ना तो क्रिप्टो के बारे में कह पाऊंगा, जो कि टॉप लेवल के प्रोजेक्ट हैं, तो मैं ओरिजिन के बारे में कैसे कह सकता हूँ? ओरिजिन ऑल्सो द पार्ट ऑफ द क्रिप्टो वर्ल्ड। हाँ, जो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं, अगर बग नहीं होता है, क्योंकि इट इज़ अ टेक्नोलॉजी, कुछ बग्स हो सकते हैं जिसके आधार पे ये चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन जब उसी को मैं बोल रहा हूँ कि वो बड़े रूप में आप देखते हैं कि कितने प्रतिशत सही तरीके से कार्य कर रही है, तो मोर देन 90% से ज़्यादा मैंने सही तरीके से ही काम करते हुए देखा है। अभी कुछ लोग कमेंट करते हैं, या साल भर से कमेंट कर रहे हैं कि बस कुछ मंथ का मेहमान है, हैं, और ये साल भर से कमेंट हो रहे हैं, और कमेंट होते होते पता नहीं कितने प्रोजेक्ट आए और चले गए। ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि क्रिप्टो और ओरिजिन क्या कहते हैं नंबर वन प्रोजेक्ट है ये सदैव है, ये है। लेकिन जो सिनारियो चल रहा है, ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता है कि ये प्रोजेक्ट्स कभी बंद होगा, क्योंकि आप अगर, मैं जब डेटा शेयर करूंगा वाइट पेपर में, जब आप बोलेंगे, तो इन्होंने एक फाइनेंशियल इंजन डेवलप किया है। ये फाइनेंशियल इंजन एक टॉपिक लेना पड़ेगा जो सब्सटेन कर जाता है खुद से, लाइक द गूगल इज अ सर्च इंजन। तो इन्होंने एक फाइनेंशियल इंजन डेवलप कर दिया है, जिसके आधार पे जो कोर या जिनका बिलीफ सिस्टम मजबूत होते जाता है ओरिजिन पे, वो इसके हमेशा पार्ट रहेंगे। तो ये प्रोजेक्ट बंद होने का सवाल ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी एक एलजीएनएस मिंट होके निकलती है, तो उसके पीछे एक यूएसडीटी का बैकअप होता है। अब अगर यूएसडीटी खत्म हो गया, या वर्ल्ड में कल को कोई अलग स्टेबल कॉइन आया, या चाहे इनका स्टेबल ए हो, जो उस रियल वर्ल्ड एसेट से, जो लास्ट मैंने आपको सेशन में बताया था, कि एक यूएसडीटी बैक्ड है एक यूएस डॉलर से, यूएस डॉलर बैक्ड है गोल्ड से इनडायरेक्टली,
तो जब गोल्ड खत्म हो जाएगा तो यूएसडीटी खत्म हो जाएगा, यूएसडीटी खत्म हो जाएगा तो ओरिजिन खत्म हो जाएगी। क्योंकि जित जब भी आप देखते हैं एक मैकेनिज्म, जब आप डैशबोर्ड पे जाते हैं, आरएफवी देखते हैं, आरएफ आरएफवी जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके सर्कुलेटिंग सप्लाई के वैल्यू से ज़्यादा होती है। तो सिस्टम ही इतना मजबूत बनाया गया है कि अपने आप कोई टोकन यहाँ पे मिंट होके नहीं निकल सकती है जब तक कि उसके पीछे बैकअप ना हो। अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा, कल को मान लेते हैं आरएफई वैल्यू वो 1100 मिलियन की जगह 2000 मिलियन पे पहुंच गई और सर्कुलेटिंग सप्लाई भी बढ़ गई, तो जब क्या कहते हैं हमारे पास एलजीएनएस की मिंट की जो सर्कुलेशन वो बढ़ रही है तो आरएफई वैल्यू भी बढ़ रही है। अब अगर बैकअप में है तो ये चलते रहेगी। प्राइस का मैकेनिज्म, क्योंकि बैकअप में $1 है, $1 के बैकअप तक ज्यादा से ज्यादा डाउन हो सकती है। और मैंने अपने कोर मेंबर में एक फॉर्मूला भी डेवलप किया है कि $2 के मैकेनिज्म पे भी ये प्रोजेक्ट आपको लॉन्ग विजन में अच्छा पैसा बना के देगा देगा। आप इसके थ्रू फंड को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, आपका एक स्मार्ट एसआईपी हो जाएगा। और बाकी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपको हायर रिटर्न्स का वादा करेंगे और चले भी जाते हैं। तो लोग जब यहाँ से निकलते हैं उन प्रोजेक्टों में तो आपको डाउन ट्रेड दिखता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसका मैकेनिज्म खराब हो रहा है। लाइक कल को आज के डेट में गोल्ड्स की वैल्यू बढ़ रही है, आने वाले समय में गोल्ड्स की वैल्यू और बढ़ेगी। एज पर माई रिसर्च मैं इसके बारे में ट्रेड ग्रुप में जानकारी दूंगा इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के, और न्यूज़ ग्रुप में भी जानकारी दूंगा। रेयर अर्थ की भी क्या कहते हैं वैल्यू बढ़ने वाली है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स जो वर्ल्ड का है वो थोड़ा अनस्टेबल है। तो अगर गोल्ड्स की वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी, साफ साफ बात यह है, और सिंपल सा बात है यूएस डॉलर की वैल्यू कम होगी, तो आपको क्रिप्टो मार्केट की भी वैल्यू कम होते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है। लेकिन भविष्य में यही चीज को बोलेंगे कि ये इवॉल्व हो रही है, धीरे धीरे ये इस तरह से इवॉल्व होगी कि ये एक्चुअल वैल्यू बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल के इंटरप्रेनर्स हैं, दो टॉप लेवल के इंटरप्रेनर्स, इलन मस्क और एनवीडिया के सीईओ, उन्होंने कही दिया है और अपना विजन भी बता दिया है कि वर्ल्ड में जो फाइनेंस होगा, वर्ल्ड में जो भविष्य की करेंसियां होंगी, वो ऐसी करेंसियां होंगी जो रियलिस्टिक चीजों पे बैक्ड होंगी। रियलिस्टिक मतलब जिसमें वास्तव में ह्यूमन वैल्यू लगती है। उदाहरण के लिए जैसे कि बिटकॉइन, इनडायरेक्टली उन्होंने यही सपोर्ट किया जिस पे रियल में क्या कहते हैं कंप्यूटिंग पावर लग रही है। थोड़ा देर के लिए मान भी लेते हैं कि यूएसए ने इसको बना दिया। जो लोग कुछ रूमर्स फैला रहे हैं, ये बोलते हैं कि डॉलर के ऊपर तो बैकअप होता है गोल्ड का, बिटकॉइन तो यूएसडीटी में नापा जाता है, कोई आवश्यकता नहीं है। सिंपल सा बात ये है, किसी चीज ने किसी मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने वो बनाया या कोई ग्रुप ने बनाया, लाइक बिटकॉइन एंड ओरिजिन, लेकिन वो चीज इतनी पावरफुल है कि कल को, सिंपल सा बात है, अगर आप न्यूज़ देखें तो इंडिया एंड यूएसए का ट्रेड डील होने वाला था, लेकिन अभी ट्रम्प की पॉलिसी के कारण काफ़ी मतलब अनसर्टन है, अनिश्चित है। लेकिन यूरोपियन यूनियन इंडिया से डील कर रही है और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है हमारे देश के लिए भी, यूरोप के लिए भी। तो कल अगर भविष्य में देश बीटीसी या क्रिप्टो की बाकी चीजें, जो ट्रांजैक्शंस आज के डेट में यूएसडीटी के थ्रू इतने हो रहे हैं, यूएसडीटी के थ्रू बैक्ड माने जा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। आज से मैं कुछ साल पहले की बात करता हूँ, जब इंडिया में जो ये 30% का लॉ था वो उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं था इनकम टैक्स का क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेके। जब ये इंडस्ट्री भारत में फुल अच्छा प्रफुल्लित हो रही थी, तो उस समय जेपे, यूनो कॉइन, इस तरह के एक्सचेंज हुआ करते थे। उस समय में आप बिटकॉइन सीधे सीधे आईएनआर के रूप में ले सकते थे। पॉलीगॉन, जो कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट है क्रिप्टो वर्ल्ड का, जिस पे ओरिजिन एलजीएनएस भी रन करता है, साइड लेयर ऑफ द इथीरियम, उन्होंने प्रपोजल रखा है कि वी वांट टू डेवलप आईएनआर बेस्ड स्टेबल करेंसी जो कि पॉलीगॉन और इथीरियम पे बेस्ड होगी। तो कल को जब हमें कुछ और लेना होगा और जब ये पूरी तरह से क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट हो जाएगी मैकेनिज्म, तो हमको यूएसडीटी की आवश्यकता कम पड़ेगी, तो निर्भरता यूएसडीटी के ऊपर कम होगी। तो बिटकॉइन या बाकी क्रिप्टो यूएसडीटी की जगह किसी दूसरे करेंसी से बैक्ड हो जाएगी, या फिर ऐसी करेंसियां
जो वर्ल्ड लेवल की करेंसियां हो जाएंगी, लाइक द ब्रिक्स करेंसियां, यूरोपियन यूनियन करेंसियां। तो ये तो केवल स्वरूप चेंज होगा, लेकिन जो असली एसेट्स हैं बिटकॉइन है ये सब के, उसकी संभावना जैसे कि तैसे रहने की भी काफी ज्यादा है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो यूएसए के द्वारा छेड़ा गया है, ये चीज किया गया है, ये भी पूर्णतः सही नहीं लगती है। कुछ सच्चाई हो सकती है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं लगती है। तो साधारण सा अर्थ ये है कि ओरिजिन भी उससे अछूती नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वर्ल्ड के हिसाब से ये जो प्रूफ ओरिजिन ने दिया है, जो नई फाइनेंशियल वर्ल्ड वेब 3 इकोसिस्टम डेवलप करने की बात कर रही है, या जिसमें देश या संस्थाओं के ऊपर कंट्रोल ना हो, कंट्रोल किसके ऊपर हो, पब्लिक के ऊपर हो, तो वो प्रोजेक्ट अभी वर्क कर रहा है। अब ओरिजिन अगर इसी तरीके से काम करते रहती है मेटावर्स तक, तो वाकई में एक बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है। भविष्य में हम देख सकते हैं, संभावना पूरी तरह से है। और रह गया कैलकुलेशन की बात, तो धीरे धीरे हम उस कैलकुलेशन को भी देखते जाएंगे कि क्या होता है। तो सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ओरिजिन ने जो चीज़ डिप्लॉय किए हैं उस तरीके से कार्य होता हुआ हमें दिखता है। 100%, फिर मैं बोलूँगा, क्यों? क्योंकि 10%, 5% का मार्जिन हर चीज़ों में होता है, क्योंकि कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, वो इवॉल्व होते जाती है, धीरे धीरे वो परफेक्शन की ओर जाते जाती है। तो भविष्य में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। टाइम विल गिव ऑल द आंसर्स। यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर एक्चुअली ये सवाल करने का रीज़न ये है कि मुझे इस सवाल के दूसरे पहलू पर जाना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए मेरा पर्सनल वॉलेट है, राइट, जी। और मैंने अगर उसका सीक्रेट फ्रेज किसी को नहीं दिया है और मैंने किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया है, ये मैं एकदम डैम श्योर हूँ, ना मैंने किसी भी तरह का कुछ भी किया हुआ है, तो उसमें ट्रांजैक्शन पॉसिबल है क्या? आपका प्रश्न कंप्लीट हो गया कि और भी कुछ बोलना चाहते हैं? मैं बताऊं आगे। हाँ आप बताइए, क्योंकि मैं फिर कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ बोलूंगा इसके आगे। इसी वजह से मैंने ये सवाल किया कि ओरिजिन देख। कितना सेफ है। ठीक। आपका प्रश्न डीप है और इसको थोड़ा गहराई से समझना पड़ेगा। देखिए, वर्ल्ड का पॉपुलेशन लगातार इंक्रीज हो रहा है, हमारे देश में भी। और रोज आजकल जो साइबर फ्रॉड्स हैं उनके तरीके बदल रहे हैं। पहले आप देखते थे कि ओटीपी लेने के लिए अलग अलग तरीके से प्रपंच का उपयोग किया जाता था। जब लोग और भारत सरकार और बाकी संस्थाएं इसके ऊपर काफ़ी ये जागरूक हुई, तो उन्होंने कई मैकेनिज्म चलाए कि आप किसी भी व्यक्ति को, संस्था को ओटीपी की जानकारी ना दें। तो नए इनोवेशन आए, क्योंकि जिस हिसाब से लोग बढ़ रहे हैं, लोग की समझ भी बढ़ रही है, एजुकेशन भी बढ़ रहा है, लेकिन रोजगार या रोटी के लिए लोग किस हद तक चले जाते हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो वो नए नए इनोवेटिव तरीके खोजते हैं। हाँ, ये बात सोच के थोड़ा तकलीफ होता है मुझे कि इंडिया में कई कॉल सेंटर्स होते हैं, बीपीओस, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के फील्ड होते हैं, जो अमेरिका और क्या कहते हैं आपके यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि टेक्निकली उनको बहुत सपोर्ट होता है। तो आप नोएडा वगैरह में देखेंगे तो ऐसी ऐसी कई कंपनियां होती हैं, शैडो कंपनियां, जिनका केवल और केवल काम मूर्ख बनाना होता है टेलीफोनिक कॉल्स के द्वारा, और फ्रॉड करके फॉरेन से पैसा लाना होता है। अब लोगों ने ये देखा है कि पूरी की पूरी एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है जमतारा, देख सकते हैं आप। ये सब रेफरेंस है, क्योंकि समाज में जो आपको चीज़ें दिखती हैं उसका आईना आप वेब सीरीज या फिल्मों के माध्यम से भी देख सकते हैं। कुछ बहुत अच्छे होते हैं, बाकी सब तो बोगस ही हैं। लेकिन अगर आप देखें तो अभी एक केस आया था कुछ समय पहले, मेरे एक परिचित का, एक मित्र का, कि मोबाइल में ओटीपी वगैरह भी नहीं आया। हाँ, और उनके बैंक अकाउंट से और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इतने पैसे निकल गए। अब क्या है कि हमारी समझ और आपकी समझ जिस लेवल पे बढ़ रही है, हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में व्यस्त हैं, लेकिन जो व्यक्ति इसी फील्ड में है, जो सोच रहा है किसी तरीके से क्या ऐसा मैं इनोवेशन करूं, हूँ क्या दिमाग लगाऊं कि मेरे पास कुछ फंड आ सके, चाहे वो नॉर्मल फिएट करेंसी को लेके हो चाहे आईएनआर को लेके हो, वहाँ पे सोचते हैं। फिर लोगों को समझ आया कि यार क्रिप्टो में भी तो ऐसा किया जा सकता है, और कुछ क्रिप्टो तो ऐसे हैं जो डिसेंट्रलाइज हैं। तो क्या कुछ इस तरह का इनोवेटिव
चीज़ किया जा सकता है जो अभी नॉर्मल पब्लिक सोच नहीं पा रही है, और हम कुछ इस तरह का बग डेवलप कर दें, कुछ ऐसी चीज़ें कर दें कि सामने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं चले, क्योंकि उसकी समझ उतनी ही है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 1 साल पहले तक, 2 साल पहले तक आप डिसेंट्रलाइज को भी इतना नहीं समझते थे। अब धीरे धीरे ओरिजिन ने एक समझ डेवलप की। आप लॉक लिक्विडिटी नाम की भी चीज़ को नहीं समझते थे। आज से 1 साल 1.5 साल पहले आप नल एड्रेस को भी, ये क्या कहते हैं, सही तरीके से नहीं समझ, मैं ऑन एवरेज की बात कर रहा हूँ, एक जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, नहीं समझते थे। ओरिजिन ने वो समझ डेवलप कर दिया आप लोग के सामने कि लॉक लिक्विडिटी क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर में क्या होता है। तो उस समय भी कई प्रोजेक्ट्स आए और लोगों का पैसा उसमें लॉस हो गया। उस समय ये जानबूझ के इतना ही एजुकेशन दिया गया कि नहीं, डिसेंट्रलाइज है तो 100% सेफ है, परंतु ऐसा होता नहीं था। तो जो हमारी समझ है, उस समझ से 2 गुना आगे का समझ डेवलप करने का कोशिश करता है जिस व्यक्ति को फ्रॉड करना है, और काफ़ी इनोवेटिव तरीके से। एक और मूवी का रेफरेंस देता हूँ, वेब सीरीज का, अभी हाल फिलहाल में आई है, द फैमिली मैन 3। उसमें एक चीज़ दिखाया जाता है कि अगर आपका मोबाइल डिवाइस बंद है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल या सैमसंग की बात करता हूँ, अगर आपके पास आपकी एप्पल आईडी है, ठीक है, और उस एप्पल आईडी से आपने लॉगिन कर दिया, और आपने क्या कहते हैं सारे सेटिंग्स उसके प्रॉपर तरीके से ऑन कर दिए कि उसका डेटा भी आपके बिना परमिशन के कोई व्यक्ति ऑफ नहीं कर पाएगा, और लॉग आउट भी एप्पल आईडी को नहीं कर पाएगा। अब आपका एप्पल का फ़ोन चोरी हो गया, सामने वाला व्यक्ति उस फ़ोन को फॉर्मेट कराने जाता है, तो वो फैसिलिटी भी एप्पल नहीं देती है। आप लोग को लगता है, ज़्यादातर लोगों को, कि नहीं दुकान वाले तो कर देते हैं। तो आप ये सोचिए कि आज के डेट में एप्पल ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी है जो एक इतना महंगा फ़ोन बेच रही है, और अगर उसके फ़ोन को जो लोकल लोग हैं या लोकल जो शॉप ओनर हैं वो इतने आसानी से ब्रेक कर दें, तो उसकी तो पूरी रिसर्च खत्म हो जाएगी, वो ट्रिलियन डॉलर की बन नहीं पाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि फिर लोग क्या करते हैं, फ़ोन चोरी हो गया, जिन्होंने एप्पल आईडी से लॉगिन नहीं किया, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं किया है, वो क्या कहते हैं, ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जिन्होंने किया हुआ है वो फ़ोन ब्रेक नहीं हो पाता है। उसका आप क्या करें, पार्ट्स निकाल के बेच दें, स्क्रीन अलग निकाल के बेच दें, माइक्रोफोन अलग निकाल के बेच दें, वो अलग बात है। लेकिन मदरबोर्ड और जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम डिप्लॉयड है, उसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर पाते हैं। तो सामने वाले व्यक्ति के लिए भी वो फ़ोन एक तरह से होने के बाद भी डेड हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से ये आपने किसी को सीक्रेट फेस नहीं दिया, क्योंकि आप अपने समझ के हिसाब से सोच रहे हैं कि सीक्रेट फेस आपने नहीं दिया, प्राइवेट की नहीं दिया। लेकिन कुछ इनोवेशन इस तरीके से हो सकते हैं जहां पास आपके सीक्रेट फेस या प्राइवेट की या ऑथोराइजेशन प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि ओरिजिन का जो टेलीग्राम वाला ग्रुप है वो ओपन है, उसमें एक बोर्ड चलते रहता है। बहुत सारे लोग उसमें जो फेक वाले लोग हैं, उन्होंने देखा कि ये तो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट बन गया। उन्होंने एक प्रॉक्सी कोड डेवलप किया या प्रॉक्सी साइट डेवलप किया, या जिसको हम फिशिंग बोलते हैं, उसको उन्होंने डेवलप किया। हूबहू ओरिजिन टाइप से दिखती है, और उन्होंने उस पर कुछ रिवॉर्ड्स, कुछ इस तरह के एयर ड्रॉप वाले सिस्टम डेवलप कर दिए। लोगों ने उसमें क्या किया, हाँ, अथोराइज कर दिया उसको, और लोग डिस्क्लेमर्स को उतना पढ़ते नहीं हैं, और जब अथोराइजेशन किया तो फंड निकल के चले गए। कुछ समय बाद समझ आता है कि ये तो प्रॉक्सी साइट्स है, यहाँ पास इस तरीके से नहीं होता है। अब जो स्कैम वाले लोग थे उनको ये समझ आया कि अब कुछ नया इनोवेशन डेवलप करना पड़ेगा, तो नया इनोवेशन भी डेवलप किया। अब हो सकता है, संभावना है, क्योंकि मेरे पास तो अभी दिखा नहीं, आपके प्रश्न के हिसाब से हो सकता है कि ऐसे कुछ डेवलप हुए होंगे जो आपको हमको जानकारी नहीं है, और हमसे ऑथराइजेशन ले लिया गया हो, और वहाँ से वो चीज़ निकल गई हो। ये पूरी संभावना है। तो हमको जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिस्टम इस तरीके से हो रहा है। हाँ, देखेंगे कि किस तरीके से हमने क्या एक्सेस दिया है, नहीं दिया है, उस पे थोड़ा गहरे तरीके से रिसर्च करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि सीक्रेट फेस हमने नहीं दिया है या प्राइवेट की हमने नहीं दिया है, तो भी अगर कुछ इस तरह से चीज़ हुई है तो पहले खुद को समझना पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। क्योंकि अगर मान लेते हैं ये हैं कि 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से कुछ लोगों का ऐसा हुआ और बाकी लोग के साथ ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ ऐसे वॉलेट्स हैं
जहाँ पास काफ़ी बड़ी मात्रा में लोगों के पास भी फंड है, प्राइवेट वॉलेट्स हैं, तो वहाँ उन वॉलेट से ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये समझने का विषय है, उसके आधार पे ही हम कोई कंक्लूजन ले पाएंगे। बिना प्रॉपर समझे हुए कंक्लूजन लेना जल्दबाजी हो जाएगी। जी। यदि सर मान लीजिए, अगर ये जो कांड हुआ, सॉरी फॉर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कांड, ठीक है, अगर कुछ ऐसा मान लीजिए ओरिजिन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होता है, ठीक है, तो फिर इस स्थिति में हम क्या समझेंगे इस ओरिजिन पूरे प्रोटोकॉल को? देखिए, ओरिजिन का एक एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप उसमें से किस किसी भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से अगर ऐसा कुछ होता है मैं उसी तो, को समझा रहा हूँ। मैं हाँ, उसी तो को फिर बता इसमें रहा हम हूँ। लोग क्या ऐसा समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल के लिए, आप ऐसे समझिए, किसी व्यक्ति ने अम, आप टोकन है किसी व्यक्ति के पास, टोकन को उसने क्या किया, वेब स्पाइडर में उसके पास कुछ टोकन दिख रहे थे, और उसने क्या किया, नया नया था वो व्यक्ति और पता चला नहीं उसको, और उसने 100 टोकन को मिंट प्रोटोकॉल में डाल दिया। मिंट वाला भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें बर्न वाला ऑप्शन है या प्लेज वाला ऑप्शन है, और वहाँ पास उन्होंने डाल दिया, और वहाँ पास उसको इतने सारे एनर्जी रिवॉर्ड आके दिख गए। अब उन्होंने मिस्टेकली डाला, बाई मिस्टेक डाला, उनके फ़ोन के थ्रू किसी का हो गया, ये तो बाद का विषय है। तो आपने किसी ना किसी तरीके से डाला तो उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में गया वो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके, उसने अपना काम किया। अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिंट का है, मतलब कि आपको, अगर आप बर्न करते हैं उससे आपको स्टेबल ए मिलते हैं और एनर्जी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, या प्लेज करते हैं तो एनर्जी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो उसने अपना काम किया। अब किसी व्यक्ति के पास उतने वेब स्पाइडर में कॉइन्स थे ही नहीं, टोकन्स थे ही नहीं, लेकिन उससे उससे कई बड़ी, उससे तुलना में कई बड़ी मात्रा में अपने टोकन को बर्न कर दिया या प्लेज कर दिया, मिस्टेकली, नोइंगली या अननोइंगली, वहां पास वो दिख गया। ठीक उसी तरीके से कई सारे ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसमें किसी ना किसी तरीके से गया होगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो अपना काम कर रहा है, अब वो कैसे करके गया है ये सोचने का विषय है, किस तरीके से है। आप क्वेश्चंस को थोड़ा डिटेल करें तो ज़्यादा हाँ अच्छे सर, से समझ पाएंगे। मैं डिटेल करता हूँ। राइट, चलिए, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं कुछ सवाल प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ जिससे हम सब बच सकें, अगर ऐसा है तो। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सर? जी, दिख रही है। अब मैं यहाँ पे 3 वॉलेट यूज करता हूँ, राइट? टोकन हम्म। पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, सेफ पाल। मेरे एक भैया हैं जिनको मैंने यहाँ पे, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही अपना सेफ पाल ओपन किया तो ये सेफ पाल लॉक है। अभी आपको ब्लैक दिखा रहा होगा पूरा स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे अपना फिंगर दूंगा तब ये मेरा खुलेगा, राइट? हम्म। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा हुआ है रकीबुल L1 का, राइट, लेग वन का। अब मैं थोड़ा सा इसमें डीप जाता हूँ। यहाँ देखिए पॉलीगॉन 2.99 है। एस एलजीनेस यहाँ 0 है। कुछ समय पहले मैं एस एलजीनेस यहाँ पे परचेस कराया था। आप देख सकते हैं रिसीविंग में आपको दिख जाएगा 202, 16, 65, 88, राइट? जी। अब अचानक से क्या होता है, पहले मेरे पूरे क्वेश्चन को समझ लीजिएगा सर। अचानक से क्या होता है, 200 क्वाइन एलजीएनएस की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है अचानक से। ये BFC वाला वॉलेट हम लोग देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, 1 BFC। तो मुझे ऐसा लगा कि ये रकीबुल भाई ने बाई मिस्टेकली कुछ कर दिया होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में भेज दिया होगा। फिर मैं देखता हूँ कि 200 क्वाइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में भेजा गया है और 200 क्वाइन को यहाँ पे इस वाले एड्रेस में भेजा गया है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों का स्मार्ट एक वो बनाता हूँ। पीछे करिए, पीछे का। मैं हाँ सर, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। तो जब मैं 1 BFC को कॉपी करके जब इसका मैं वॉच वॉलेट बनाता हूँ तो मुझे पता चलता है ये तो वही है। 1 BFC आपको दिखाता हूँ सर, 1 मिनट, ये देखिए 1 BFC। तो इसमें LGNS, SLGNS ये सब पड़े हुए हैं, जो हम लोग को मालूम है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है।
तो यहाँ 200 कॉइन मेरा भेज दिया गया, राइट। अब 200 कॉइन को जिसमें भेजा गया वो था 908, ये वाला एड्रेस। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ और एक इसका भी मिनट, एक मैं मिनट, एक मिनट। जी। 690 से आपने भेजा है 908 में। मैंने चूंकि कुछ नहीं किया है, ये अपने आप हुआ है, ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सर इसमें, ठीक है। 908 में गया, राइट। अब 908 को मैं इस वॉच वॉलेट बनाता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ 908 का। ये देखिए रकीबुल सेंड के नाम से 908 है। तो एस एल जी एस यहाँ पे आया है क्या? तो बिल्कुल आया है, आप देख सकते हैं 200 एल जी एस आया हुआ है यहाँ पे 10:56 में। और ये क्या हुआ है, ये स्वैप एलजीएनएस कैसे किया है आपने? बता रहा हूँ। ये तो इसमें भेजा गया और इसने स्वैप करके डाई बनाया। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। एस एलजीएनएस को स्वैप किया ना आपने? मैंने नहीं किया, फिर से आप समझिए क्वेश्चन। ये मेरे वॉलेट से, मेरे पर्सनल वॉलेट से 200 क्वाइन बीएफसी में गया और 200 क्वाइन 908 वाले एड्रेस में गया। अब मैं 908 वाले एड्रेस आपने को नहीं किया, अपने आप चला गया, आप कहना ये चाह रहे अपने हैं? आप, हाँ अपने आप। अभी यहां तक तो ठीक था सर, अभी तक तो मैं समझ रहा था कि चलो ये बाय मिस्टेकली रकीबुल से कुछ दब गया होगा, उसने कर दिया, राइट। बट मैटर यहाँ पे कुछ और भी है जिसको हम लोगों को समझना है। मैं पूरा एक एक चीज करके आपको अपने क्वेश्चंस को रख दे रहा हूँ, फिर आप मुझसे पूछते जाइएगा, मैं आपको दिखाते भी चले जाऊंगा, ठीक है। तो 908 में जब मैं देखता हूं, तो 908 में मुझे ये नजर आता है कि 200 टोकन्स यहाँ पे आए हुए हैं। बहुत ही खतरनाक चीज हुआ है, और जो मेरे समझ से परे है, इसका सोल्यूशन आप ही दे पाएंगे, बट पूरा मैं जब बता लूं तब। अब आप देखिए यहाँ पे, इसमें जब मैं देखता हूं तो बिल्कुल डाई आया हुआ है, ठीक है। अब इस डाई को यहां भेजा गया है, C2D4 में भेजा गया है। तो मैं अब इसको भी उठाता हूँ, D4 वाले एड्रेस को भी उठाता हूँ और उसका भी बनाता हूँ। यहाँ देखिए C2D4, इसको भी उठाता हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है तो मैं डाई में जाता हूँ। अब डाई में जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक। अब मैं जब देखता हूं कि 1186 क्वाइन यहाँ पे आए हैं डाई, और उसको यहाँ 1186 को इस वाले एड्रेस में भेज दिया गया है, यानी 8E8 पे भेज दिया गया है। फिर मैं, क्योंकि ये ब्लॉकचेन है, आपने ही मुझे सिखाया है, तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, ये वाले को, और फिर मैं इसका वॉलेट बनाता हूँ। आप ध्यान से समझिएगा, 8E8 का इस वॉच वॉलेट बनाता हूँ। अब 8E8 का ये रहा वॉच वॉलेट। तो यहाँ पे भी मुझे कुछ नहीं दिखता है। फिर मैं डाई पे जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे आया था और इसको फिर से भेजा गया है कहीं और, समझते जाइएगा सर। अब मैं इसको उठाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये तो यहाँ भेजा गया है 2545 में। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, और 245 को मैं, चूंकि मुझे तह तक जाना है, मैं क्या करता हूँ, बनाता हूँ। तो मुझे यहाँ पे तो मैं भौचक्का हो जाता हूँ कि यहाँ पे तो इतने सारे पोल, यूएसडीटी, डाई, पीवाईआर, वोवेक्स, यूएसडी सी, सैंड, पता नहीं क्या क्या है। और इस वॉलेट का जो वैल्यू है वो लगभग लगभग 86 करोड़ 76 लाख 400 जो भी आ रहा है, वो आता एड्रेस है। दिखाइए, एड्रेस दिखाइए वॉलेट का। मैं बिल्कुल दिखाता हूँ सर। अभी यहाँ तक ही मेरा क्वेश्चन नहीं है, अभी और भी है। ये देखिए क्वेश्चन 25245, राइट। हम्म। सारा हम्म। चीज मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम्म। मैं सोचा कि चलो भाई, ये अब मतलब ऐसा कैसे हो गया। अगर कोई इसको करेगा तो या तो वो बेचने के लिए करेगा या अपने में करेगा, तो ये तो कहीं ना कहीं ये सब इतने ज्यादा यूएसडीटी डाई हैं, तो ओरिजिन के ही पार्ट हो सकते हैं। इतने सारे क्वाइंस यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो मुझे नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है, वो आप बेहतर बताएंगे। बट सिनेरियो यहीं तक नहीं रहता है, सिनेरियो कुछ और होता है। बाकी 33 कॉइन इसमें बचे रहते हैं, तो मैं उसको सेव करने की कोशिश करता हूँ, और 655 वाले एड्रेस में, जो मेरा खुद का एड्रेस है, उसमें मैं 33.44 कॉइन को भेज देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस वॉलेट का वैल्यू हो जाता है 0। लेकिन अचानक से कल,
चूंकि मैं देख नहीं पाया, ये मेरी नादानी है, ठीक है, अचानक से 206 कॉइन फिर आते हैं इसमें अपने आप देख लीजिए, रिसीव का आपको ऑप्शन दिख रहा है, प्लस 206 कॉइन, ठीक है। और प्लस 206 कॉइन किस में से आते हैं, कौन से एड्रेस से रिसीव होते हैं, 5021E। अब यही खतरनाक क्वेश्चन है सर। 5021E यहाँ पे भेजता है क्वाइन। अब कौन भेज रहा है मुझे नहीं मालूम। तो 5021E को मैं तुरंत कॉपी करता हूँ, और 21E को मैं स्मार्ट फिर से वॉच वॉलेट बनाता हूँ। तो ये रहा दो एक काम करिए, ये 5021E को कमेंट सेक्शन में डालिए तो। मैं डाल रहा हूँ सर, अब यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है। ये देखिए 5021E को, अब मैं यहाँ देखता हूँ सर, तो यहाँ पे तो एस एल जी एस मौजूद है बहुत सारा, हम्म। कई सारे एल जी एस एल जी एस है। चूंकि मेरा प्राइवेट वॉलेट है वो, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, यहाँ से मेरे इस वॉलेट में आ गया, ठीक है। और फिर से 200 टोकन जो है वो एलजीएनएस के बीएफसी वाले एड्रेस पे भेज दिया गया, विद इन द मिनट, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट 44 सेकंड के अंदर भेज दिया गया। कहाँ पे, हम्म। बीएफसी के एड्रेस पर। हम्म। अब मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ सर, 6 कॉइन को फिर मैं सेव करता हूँ, क्योंकि 6 कॉइन बच जाता है, 6.14 कॉइन को मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। अब सर यहाँ पे मैं जब इसको रिसर्च करता हूँ ये वाले एड्रेस को, तो मैं जब पाता हूँ तो मैं बहुत शॉक्ड हो जाता हूँ कि ये एड्रेस जो है, ठीक है, वो एड्रेस तो ये है। जब मैं अपने टोकन्स को यहाँ पे अनस्टेक करता हूँ, ठीक है, जब मैं अपने टोकन को अनस्टेक करता हूँ, तो आप देखिए, मतलब जब मैं स्टेक दबाता हूँ तो 16 घंटे के लिए वो लॉक्ड हो जाता है सर। मैंने 140 टोकन को स्टेक किया। आप मेरे क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं ना। हम्म। जब मैं स्टेक करूंगा, और फिर 16 घंटा के बाद वो क्लेम का ऑप्शन आता है अंदर जाकर के, डिस्कवर में जाकर के, तो मैं देखता हूँ यार ये तो वही वाला एड्रेस है 5021E, यानी ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे हम लोग लॉक और अनलॉक करते हैं। क्योंकि यहीं से मेरे को 141 कॉइन, वहां मैंने क्लेम मारा, और यहाँ मेरे को 141 कॉइन खुल गए मेरे। तो समझ में ये आता है मुझे कि ये तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एस एल जी एन एस का, हम्म। ठीक है। तो अब मेरा सवाल हम्म। ये है सर, ठीक है, कि हम्म। एल जी एन एस जो है इतना बड़ा पावरफुल सारी चीजों को कर रहा है, ठीक है, हम्म। और बहुत सारे लोगों का फंड इसमें लगा हुआ है, 200 कॉइन को मेरे प्राइवेट वॉलेट से ये छेड़खानी कैसे कर रहा है। अब 5021 से अगर आ रहे हैं तो 5021 ये है, तो ये लॉक है, क्या ये लॉक है, और अगर लॉक है तो इसमें आया कैसे, और आया तो फिर ये गया कैसे। अब मैंने तो इसको छुआ तक नहीं है, कुछ नहीं किया है। तो मैं एलजीएनएस को अब कैसे सिक्योर मानूं, क्या मैं समझूं, मैं एकदम पजल हो गया हूं। और मेरे पास केवल और केवल आपके अलावा अभी कोई नहीं दिख रहा है कि इसको सोल्यूशन निकाल पाएगा। क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है कि मेरे जिंदगी में आज तक ये सवाल पैदा ही नहीं हुआ था। मेरा ट्रस्ट भी कम हो गया है। मैं अजय वी3 बात कर रहा हूँ, राइट। चूंकि मुझे मालूम है कि इसका आंसर आप देंगे, और मेरे ट्रस्ट को पूरी तरीके से आप कंप्लीट भी करा देंगे। मैं अभी जो सोचने पे मजबूर हो गया हूँ, वो केवल और केवल क्योंकि यहाँ पे कोई डाव डाव कम्युनिटी अवेलेबल नहीं है आपके अलावा। चूंकि आप ब्लॉकचेन को, कोड को बहुत अच्छे से समझते हैं, तो इस समस्या का समाधान मैं क्या करूं, कैसे करूं, आपके अलावा तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सर। सामने वाला रो रहा है, गा रहा है, डायरेक्टली उसका कहना है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, छुआ तक नहीं है। तो मैं क्या समझूं, प्लीज हम्म। सर गाइड करें। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है मेरे हिसाब से। सबसे पहले वो जो मैं फाइव आपके, जीरो 50 वाला एड्रेस को आप कमेंट सेक्शन में डालें। कौन वाले एड्रेस को, 5021 कुछ दिखाया था आपने। हाँ ये वाले को ना, कमेंट सेक्शन में डालें। जस्ट ए सेकेंड सर, मैं तुरंत डाल रहा हूँ। ओके। डाल दिया हूँ सर। ठीक है, अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। पहले
मैं बाकी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसमें बहुत ही, क्या कहते हैं, कई लेयर्स हैं क्वेश्चंस के, एक ही प्रश्न नहीं है। इससे डायरेक्टली कनेक्टेड और इनडायरेक्टली कनेक्टेड कई प्रश्न हैं। तो हो सकता है लोगों का फ्लो समझने में टूट गया होगा। सो इट इज़ अ रिसर्च काइंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें समय लगेगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ें यहाँ पास अभी चेक करना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा आप लोग को, और जिस मैकेनिज्म के आधार पे हम रिसर्च कर सकते हैं। तो वेन एवर माई स्क्रीन विल बी विजिबल टू ऑल, प्लीज़ लेट मी नो। अलाउ मल्टीपल प्रेजेंटेशन समझ लो। सर, यस आप सर। अपना स्क्रीन बंद कर दें, यहाँ पास मल्टीपल स्क्रीन हो जाएंगे। प्लीज़ स्टॉप योर स्क्रीन। आप अपना स्क्रीन बंद कर दें। ओके, so let me share my screen first. Is it my screen visible? यस सर। Okay. Now there is a third party tool, and I can say one of the trusted third party tool, because जब कभी भी हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ओरिजिन के 3 लाइन पे, तो यहाँ पे एक डेस्क स्क्रीनर का ऑप्शन आता है विच इज़ फ्रॉम द ऑफिशियल वन। तो ओरिजिन ने मतलब डेस्क स्क्रीनर को एक तरह से अथोराइजेशन दिया हुआ है कि आप इस टूल का उपयोग कर सकते हैं। सो आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट पर्टिकुलर टूल। जब अनप्रिडिक्टेबल कोई वॉलेट होता है, तो उसके लिए एक तरीका तो है कि हम पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाएं। ये मैं पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाता हूँ, और पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाने के बाद मैं यहाँ पास उस एड्रेस को सर्च करता हूँ। तो देखता हूँ क्या मुझे प्राप्त होता है पहले। सो यस, इट्स ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पास कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद मैं इसके ट्रांजैक्शंस को देखता हूँ। तो ट्रांजैक्शंस में मुझे क्या दिखते हैं, अगर मैं यहाँ पास देखूँ, तो इस ट्रांजैक्शन से ट्रांसफ़र वाला फंक्शन यूज़ हो रहा है, और 2 पॉलीगॉन यहाँ पास आए हैं। और भी चीज़ें मैं देखता हूँ, ट्रांसफ़र ट्रांसफ़र, अभी ट्रांसफ़र्स ही हैं। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर, एक तरीका तो ये है, आप ब्लॉकचेन में घूमते चले जाएंगे। तो आपके पास, आसिफ सर, पहले आपको ये करना चाहिए कि एक कॉपी पेन में आप एक फ्लो बनाएं कि कैसे कैसे सब चीज़ें हुई हैं। अब इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को देखने से शुरुआत, इनिशियली क्या जानकारी मिल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ओरिजिन डिप्लॉयर्स के ही द्वारा डिप्लॉय किया गया था, मतलब इट्स अ ऑफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द ओरिजिन, 1 ईयर 323 दिन पहले। और फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पास होल्डिंग्स को देखता हूँ, तो यहाँ पास के होल्डिंग्स में मेरे पास जो अभी करंट रूप में होल्डिंग्स दिख रहे हैं, जो आपने वॉच वॉलेट बनाया होगा, जो आप दिखा रहे थे बार बार, उतना डिटेल में ध्यान नहीं आया। वहाँ पास यूएसडीटी अवेलेबल है 183, एलजीनियस लगभग 0.023 के करीब अवेलेबल है, और पॉलीगॉन नहीं है। सो इट मीन्स वाट कि ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ERC20 का होगा, मतलब इथेरियम भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो मतलब कि यहाँ पास आपको दिख भी रहा है कि डाई का परसेंटेज इतना, यूएसडीटी इतना, एलजीनियस ना के बराबर। तो जो एस एलजीनियस आपको वॉच वॉलेट में दिख रहा होगा, वो हो सकता होगा अपडेटेड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब हम, क्या कहते हैं, थर्ड पार्टी टूल उपयोग करते हैं, चाहे वो टोकन पॉकेट हो चाहे वो बिटगेट हो, तो वो थर्ड पार्टी टूल पाइपलाइन यूज़ करती है, जो यहाँ पास डेवलपर ऑप्शन से एपीवाई दिखती है। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है, इसको जानने का एक तरीका ये है कि हम इसके कोड को समझें। तो मैं कोड को जब ओपन करने जाता हूँ, तो ये हमारे पास बाइनरी कोड होता है। इसका मतलब कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसके कोड को ओपन नहीं किया गया ओरिजिन के द्वारा, मतलब ये उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, क्योंकि हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को ओपन नहीं किया जा सकता है। मैं इसको फिर एक तरीके से समझाता हूँ। जैसे, इस बात को भी लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोड को ओपन क्यों नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे 2 रीज़न है। सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है उसको ओपन सोर्स नहीं किया जा सकता है, जो मैंने कई बार एग्जांपल में समझा है कि ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रसिया ने डेवलप किया,
परंतु ब्रह्मोस के रैमजेट टेक्नोलॉजी को इंडिया वर्ल्ड के सामने ओपन नहीं कर सकती है कि हाउ इट इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अराउंड 3 मैक पर मतलब कि जो स्पीड है उसका, साउंड की रफ्तार से 3 गुना की रफ्तार पे उसकी स्पीड है। और अगर वो रैमजेट टेक्नोलॉजी को ही ओपन कर दे तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति भी रिवर्स इंजीनियरिंग का उपयोग करके वो बना सकता है। तो ये जो आपके सामने कोड है, इट्स अ इनक्रिप्टेड काइंड ऑफ मशीन लेवल कोड। तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग मैकेनिज्म होता है, मैं उससे समझने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डीकम्पाइल बाइट कोड करता हूँ। जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के होंगे वो बाइट कोड समझते हैं। बाइट कोड का सिंपल अर्थ ये होता है कि वेन एवर वी आर राइटिंग एनी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, और जब उस प्रोग्रामिंग को हम रन करने के लिए मदरबोर्ड में देते हैं तो पहले वो मशीन लेवल में बनने से पहले बाइट कोड में बनती है। तो ये वही बाइट कोड है। मैं इसको जब डीकम्पाइल करता हूँ तो डीकम्पाइल करने के बाद मुझे रिवर्स इंजीनियरिंग मैकेनिज्म दिखता है पॉलीगॉन के द्वारा, और यहाँ पास मुझे है उसका एक कोड आता है। ये 100% ट्रस्टेड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये डिकम्पाइल किया जा रहा है, डिक्रिप्ट किया जा रहा है पॉलीगॉन के द्वारा, और इनक्रिप्ट किसके द्वारा किया गया है? ऑरिजिन के द्वारा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, समझना है। क्योंकि इसको ऐसे समझिए, फिर मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि मान लेते हैं अभी जैसे इंडियन पाकिस्तान का जो अभी क्लैश हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में, तो चाइनीज़ कुछ रॉकेट थे। वो रॉकेट क्या कहते हैं, फटे नहीं और भारत की धरती पे आके गिरे। PL-15 करके नाम था उसका। हाँ, और साबुत गिर गए, मतलब वो रॉकेट वर्क ही नहीं कर पाए। तो उसको DRDO ने लिया और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम उसकी टेक्नोलॉजी को निकाल रहे हैं। पूरी तरह से टेक्नोलॉजी निकाल पाएंगे नहीं, ये डिपेंड करता है कि हमारी DRDO की रिवर्स अर्थ इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है। ठीक उसी तरीके से ये रसिया की जो सबसे पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, उसको चाइना ने परचेस किया। और परचेस करने के बाद उस पर रिवर्स इंजीनियरिंग लगाया, और उन्होंने सोचा कि हम एक परचेस कर लेते हैं और फिर हम उसका कॉपी बना देंगे। लेकिन रसिया ने भी अपनी टेक्नोलॉजी को इस तरीके से इनक्रिप्ट किया था कि पूरी तरह से उसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता था। तो 100% उसकी कॉपी बना पाना संभव नहीं है। ठीक उसी तरीके से ये जो मशीन कोड है, मैंने इसको डीकम्पाइल किया है, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ किया है। किसका मैंने यूज़ किया है? पॉलीगॉन का यूज़ किया है। तो मेरे पास यहाँ पास दिख रहा है कंस्ट्रक्ट, एक फंक्शन होता है कंस्ट्रक्टर। यहाँ पास मुझे दिख रहा है ये स्टेकिंग वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 725, मतलब कि SLGNS वाला। और ये है हमारे पास कौन सा? हाँ, LGNS वाला, जहाँ से स्टेक होता है। उसके बाद बाकी चीज़ें दिखती है मुझे, तो ये तो कंफर्म हो रहा है मुझे कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है बट ओपन नहीं है। अब आते हैं इसके ट्रांजेक्शन्स को जब हम देखते हैं, वेरीफाई करते हैं अच्छे से, तो बैक मैं करता हूँ। और भी फिर से इस एड्रेस को मैं, क्योंकि आपने बताया कि इसी एड्रेस से फंड आए हैं, तो कोई ना कोई ऑथोराइजेशन गए होंगे। अगर मैं ERC-20 टोकन की बात करूँ यहाँ पे, जो इथेरियम बेस्ड टोकन्स होते हैं, अब ये कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो स्टेक नाम का फंक्शन जब कॉल होता है स्टेक फंक्शन जब कॉल होता है तो वहाँ से यहाँ पास फंड जाते हैं। फिर उसके बाद क्लेम का जब फंड होता है, जो कि आपने कुछ बोला था, तो भी यहाँ से इस जगह पे जा रहे हैं, बाहर निकल भी रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फंड जाते भी हैं आते भी हैं। अगर इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करें तो ये ट्रांजैक्शन हैश को ओपन करते हैं हम। ट्रांजैक्शन हैश जब ओपन करते हैं हम, तो हमको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारियाँ पता चलती है, जो आपको दिख रही हैं कि किस एड्रेस से फ्रॉम यहाँ से यहाँ पास जाता है पहले, कितने 9.59 LGNS। फिर वहाँ से ये वाला जो है हमारे पास 41 से, वहाँ से ये प्रोसेस है, BFC में जाता है, मतलब स्टेकिंग वाले में, BFC वाले में से यहाँ पास जाता है इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और वो प्रोसेस के बाद ये स्टेक होता है। ठीक है। इसको ज़्यादा टेक्निकल में देखना है तो हम ये लॉग ओपन करते हैं। लॉग में हमको पूरा चीज़ें समझ आता है कि वो प्रोसेस कैसे होते हैं। अब बात समझते जाइएगा, मैं किस कड़ी की ओर जा रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इस तरीके से हुआ है। मैं पहले भी बताया कि क्या गलती हमारे से हुआ है, क्या गलती हमारे से जाने में हुआ है कि अनजाने में नहीं हुआ है, ये एक रिसर्च का सब्जेक्ट है। क्योंकि हो सकता है कुछ दबा होगा, हो सकता है। आप कह रहे हैं नहीं हुआ होगा, तो ये रिसर्च का सब्जेक्ट है, इसको गहराई से समझना पड़ेगा। हो सकता है आपसे अनजाने में दबा होगा, मान लेते हैं अनजाने में भी नहीं सर दबा सर होगा, हो सकता है।
है। सर सॉरी 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 सॉरी, बस एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ आपको कि मैंने फर्स्ट वाले को माना था, पहला बार जब हुआ था ना तो मैंने माना था कि अनजाने में हुआ होगा। बट जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से टोकन्स आए हैं और मैं उसी फिर पे आ गए रहा हूँ। हैं, तो मैं तो थोड़ा सा मुझे नहीं नहीं, कॉम्प्लिकेटेड लगा। देखिए देखिए देखिए, मैं उस चीज को ही तो आपको समझाया ना यहाँ पे। जी यहाँ पे देखो जी। कि जब हम यहाँ पास, कहाँ गया, बैक करने दीजिए। जब यहाँ पे स्टेक होते हैं और क्लेम होते हैं आते हैं, तो ये जो मैंने आपके सामने कोड दिया, इसको मैं देसी भाषा में, आसान भाषा में समझाता हूँ कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास कोई यहाँ पास स्टेक वाला, हमारे पास आज कुछ है, इसमें तो कोई, मान लेते हैं इस वाले वॉलेट में कोई टोकन है नहीं, अब दूसरा वॉलेट बाद में कनेक्ट करेंगे कभी। जब आप पहली बार इस origin DeFi डॉट आईओ नाम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास एक्टिव करते हैं, इसको ऐसे समझिए कि आपने वॉलेट बनाया, चाहे बिटगेट में, चाहे टोकन पॉकेट में, चाहे सेफ पाल में, वॉलेट बनाया और आपने एलजीनियस रखा है, एलजीएनएस रखा है आपने। और मान लेते हैं कि आप फर्स्ट बंदे हैं जो पहली बार एलजीनियस रख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें डाई देंगे। और डाई के बाद आप एलजीनियस कैसे ले सकते हैं, आपके पास एलजीनियस लेने के दो तीन तरीके हैं। या तो आप इस origin DeFi डॉट आईओ में जाएंगे, ट्रेड एलजीनियस में जाएंगे। तो जब आप origin DeFi डॉट आईओ में जाते हैं, पहली बार जब आप कनेक्ट होते हैं, तो आप कुछ ऑथोराइजेशन देते हैं, ठीक है। उस अथोराइजेशन में आप ये अथोराइजेशन देते हैं कि आप अपने डाई को स्वैप करेंगे एलजीएनएस में। आप यूएसडीटी का नहीं देते हैं, आप पॉलीगॉन का देते हैं, नहीं देते हैं, क्योंकि उस समय वो डिस्क्लेमर्स में, मतलब कौन कौन से अथोराइजेशन दे रहे हैं वो लिख के आता है आपके पास, ठीक है। तो यू आर प्रोवाइडिंग द एक्सेस, जिसको हम डिटेल में नहीं देखते हैं कि आपने स्टेकिंग का दिया, अनस्टेकिंग का दिया, अथोराइज किया, ये सब चीज़ें होती हैं वहाँ पर। अब जैसे कि ये जो एपीवाई दिख रही है आपके सामने 807, इसके आधार पे आपने स्टेक कर दिया, तो स्टेक कर दिया तो आपके पास जो भी कॉइन है वो ऑटोमेटिकली बढ़ के आते हैं। वो कॉइन ऑटोमेटिकली बढ़ के कैसे आते हैं, क्योंकि कोड ऐसा रिटर्न है, कहाँ गया ये, कोड इस तरीके से रिटर्न है कि आपने एक्सेस देने के बाद वो वापस से उसमें भेजेगा। तो ठीक उसी प्रकार देखिए, रिसर्च का है आपका जो प्रश्न है, ठीक उसी प्रकार 5021 जो आप ये जो बता रहे हैं 5021 यहाँ से 200 टोकन आए हैं। ये पहले एक चैनल बाय चैनल हमको देखना पड़ेगा कि क्या क्या हुए थे। और दूसरा चीज हमें ये देखना पड़ेगा कि आपसे बटन दबा है कि नहीं दबा है, कि कोई प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हुआ है कि नहीं एक्टिव हुआ है। उसको चेक करने का तरीका है लॉग के थ्रू, सारे को देखना पड़ेगा। और ये आसान टास्क नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जब जब आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, जब जब आप लॉग इन करते हैं, स्टेक करते हैं, अनस्टेक करते हैं, कोई बटन दबाते हैं, सबका एक लॉग जनरेट होता है ब्लॉकचेन में। अब जब वो लॉग जनरेट होता है, उस लॉग को डिकोड करना पड़ेगा कि क्या क्या एक्टिविटी आपके द्वारा हुई है, जाने में या अनजाने में। उसके आधार पे पता चलेगा कि आपने क्या अथोराइजेशन दिया है। क्योंकि अगर जब तक हम कोई अथोराइजेशन नहीं देते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए ये वॉलेट है, इस वॉलेट, अब ये इसको ओपन करना पड़ेगा, एक आपके पास वॉलेट है समझिए, उस वॉलेट में आपने यूएसडीटी रखा है और आप origin DeFi डॉट आईओ से कनेक्ट ही नहीं होते हैं, या आपने एक वॉलेट है उसमें आपने एलजीएनएस कहीं से आपने किसी एक व्यक्ति से एलजीएनएस P2P के माध्यम से ले लिया है और आपने रखा है, और आप कभी कनेक्ट ही नहीं होते origin DeFi डॉट आईओ से, ऑथराइजेशन ही नहीं देते हैं, तो वो नहीं निकल पाएगा और ना ही वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप एस एल जी एन एस 725 वाले एड्रेस पे आप डाल देते हैं, लेकिन आप क्या डालते हैं, एल जी एन एस डालते हैं, एस एल जी एन एस डालते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपने एक अथोराइजेशन दे दिया और वहां पास वो बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इस डैब से कनेक्ट नहीं होते हैं, तो वहां पास आप क्या कहते हैं, बाकी की अथोराइजेशन नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि इसके लिए आपको पूरा एक लॉग मतलब मुझे बना के भेजना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, जिस पे मुझे अलग से समझाना पड़ेगा। पब्लिक के लिए मैं कुछ टूल्स बता रहा हूँ, अगर इस तरह की कभी आप लोग के मन में डाउट आए या इस तरह की चीज़ आए, तो कैसे आप लोग रिसर्च करेंगे। अभी मैं और भी चीज़ दिखा रहा हूँ। तो आपके अनजाने में हुआ है कि जाने में हुआ है, तो आप जब कभी भी डैप से कनेक्ट होते हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द ऑथोराइजेशन। किसके ऑथराइजेशन देते हैं आप, आपने सीक्रेट फेस नहीं दिया है ओरिजिन को, आपने क्या कहते हैं प्राइवेट की नहीं दिया है ओरिजिन को, बट आपने ओरिजिन को अपने क्या कहते हैं, क्योंकि स्टेक का ऑथराइजेशन दिया है कि आप मेरे
एलजीएनएस टोकन को स्टेक करें, और स्टेक करने के बाद प्रति 8 घंटे के बाद जो इल्ड आ रहा है मुझे, वो आप बाय डिफॉल्ट मेरे एस एल जी एन एस वाले वॉलेट में, मतलब जो है आपका, उसमें आप रिवर्स बैक कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो कैसे आ गया, क्योंकि आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या कोड लिखा हुआ है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से काम करती है, इसको समझना है। इसीलिए मैंने आपको टोकन ये वाला भी दिखाया ERC20 वाले में, कि केवल जाते हैं क्या, नहीं आते भी हैं, आउट भी दिख रहे हैं। ज़्यादा हमको करना है तो एडवांस फिल्टर में जाके हम आउट से भी देख सकते हैं। फिर अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं, तो पहला तो तरीका ये है कि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कोड को समझना। दूसरा, हमारे पास एक टूल है कि हम जा सकते हैं, ये बबल मैप का उपयोग कर सकते हैं हम लोग। बबल मैप का उपयोग करने के बाद ओपन होने दीजिएगा। ये बबल मैप एक अच्छा टूल है, जिस टूल के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास कर सकते हैं कि कौन सा वॉलेट में कितने हमारे पास स्टेक्ड हैं, वो किस तरीके से हमारे पास क्या कह सकते हैं कनेक्टेड हैं, किस वॉलेट से कनेक्टेड है, ये सब दिखता है। जैसे कि आप यहाँ पास अगर अभी देखें तो एल जी एन एस और मतलब एल जी एन एस ओरिजिन एल जी एन एस में टॉप 80 होल्डर्स को इन्होंने इस तरह के सिंबल से दिखाया। मतलब ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट है और यहाँ से ये वॉलेट क्रिएट हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पास कॉन्ट्रैक्ट को दबा देता हूँ मैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाले हमारे पास सामने दिखते हैं। तो ये स्टेकिंग के कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा है, जो कि यहाँ पास दिखा भी रहा है 83.85। अब मैं यहाँ पे आपका वो वाला एड्रेस डालता हूँ और इसको ऐड टू मैप कर देता हूँ मैं। तो उसके बाद देखेंगे मुझे कि मुझे ना वो ये देखिए, ये अलग से बाहर आता हुआ दिखता है ये। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा इसको कॉन्ट्रैक्ट से हटाता हूँ मैं और ऐड करता हूँ मैं इसको। और यहाँ पास मैं इसको देखने का प्रयास करता हूँ, ये वो वाला है हमारे पास 021। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, तो मुझे इसमें दिख रहा है कि एक सुपर नोड है। ये सुपर नोड है, मतलब जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, और 52 मिलियन ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। अब ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मैं इसको ब्लॉकचेन पे ओपन करता हूँ, तो ये वही चीज़ ओपन होगा जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये ओपन किया है। तो इसमें से फंड आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, क्या ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किसी क्लेम का है? क्योंकि ये आप यहाँ पास अगर आप जाएं, बबल रैप से मैं फिर से ले जाता हूँ यहाँ पास, इसको हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पास अगर मैं केवल कॉन्टैक्ट करता हूँ, तो यहाँ पास देखिए आपको बहुत सारे चीज़ देखते हैं। ये ट्रेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारे पास ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है, जैसे ये लिखा हुआ है ऑरिजिन ट्रांसपेरेंट अपग्रेडेबल प्रॉक्सी। तो हर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का अलग काम है। इसमें से कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन किए हुए हैं और कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन नहीं किए हुए हैं। देखिए कितने सारे हैं इसमें। इसमें कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, कुछ नॉर्मल नोड भी होंगे। तो ये गहराई से समझने का विषय है। पहले इसको गहराई से समझेंगे, उसके बाद लॉग को चेक करेंगे कि लॉग में ऐसा क्या हुआ है। उसके बाद समझ आएगा हमें कि ये ऑटोमेटिक आया है कि नहीं आया है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में ऑटोमेटिक आने का कोड होगा तो आएगा। जैसे कि आपके पास जब आप स्टेक दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली ही तो आपका क्या कहते हैं, हर 8 घंटा के बाद टोकन बढ़ते हैं ना। तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, क्योंकि वो भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। बस इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोड क्या है, इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की वर्किंग क्या है, ये हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। और रह गया बात कि इसमें इतने सारे ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, इतने आपको ऐसे सर सर सर, मैं आपकी बात को समझ गया, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट वहां पे आया, ठीक है, तो वो मेरा सवाल फिर से एक बार मैं एक बार कोशिश कर रहा हूँ दोहराने का। वहां आ गया, ठीक है, फिर मेरे पर्सनल वॉलेट से गया कैसे? फिर वही बात है, आप फिर यहाँ पास ये नहीं समझे। मैंने आपको एक लॉग दिखाया, रुकिए फिर से मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो फिर मेरा फॉर पर्सनल एग्जाम्पल, वॉलेट का मतलब सुनिए क्या हुआ, सुनिए मैं वही चीज सुनिए नहीं सर, समझ पा रहा हूँ। मैं तो ये फिर वही आज बात, इस वॉलेट के साथ हुआ है तो किसी भी वॉलेट के साथ क्या हो नहीं सकता है? समझ रहे हैं ना आप लोग, यही तो सबसे बड़ा बात है। आप ये नहीं समझ रहे हैं आप लोग कि आपने एक ऑथोराइजेशन दिया है। ऑथोराइजेशन देने के बाद में वो ऑथोराइजेशन किसका दिया है? अब एक बात बताइए, मैं आपको, एक काम करते हैं, आपके पास LGNS है, आप स्वैप का बटन दबाते हैं और आप LGNS को सीधे USDT में कन्वर्ट करते हैं। तो लिक्विडिटी तो डायरेक्ट USDT पे नहीं है। मतलब जब स्वैप करेंगे तो आप दो, मतलब कि दो प्रोसेस को बाईपास कर रहे हैं। क्या प्रोसेस को कर रहे हैं? पहले वो उसको डाई में कन्वर्ट करेगा और डाई आपके वॉलेट में आएगा, और फिर वो डाई कन्वर्ट होगा आपके किस में, यूएसडीटी में। आप बोलेंगे कि डाई अचानक से कैसे मेरे यूएसडीटी में कन्वर्ट हुआ? क्योंकि आपने स्वैप का ऑथोराइजेशन दिया और डायरेक्ट आपने वहां पास
यूएसडीटी लिखा, तो अच्छा, उस इसी में एक और क्रॉस क्वेश्चन मैं पूछ अभी रहा रुक हूँ, जाइए, मान अभी रुक ली। जाइए, अभी रुकिए। आप जब यहाँ पास ये, जब मैं हैश को आपके सामने दिखाया, तो हैश में आप यहाँ पास दिख रहे हैं कि वो प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। देखिए, जाना है उसको एस एल जी एन एस में, लेकिन प्रोसेस के लिए तीन स्टेप्स हुए हैं। पहले यहाँ से जाता है इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट से फिर जाता है बीएफसी में, फिर बीएफसी से जाता है यहाँ पास क्या कहते हैं 5021 ई में, और वहां से जाता है फिर आपके पास आज 725 में। तो आप ये बोलेंगे कि आया गया कैसे, वो प्रोसेस का पार्ट है। तो नहीं, अब अब इसमें मैं एक क्रॉस ये कर रहा हूँ, आप ये इसी इसी से मैं कर रहा हूँ। अब मान लीजिए, खुदा ना खास्ता, ठीक है, जिस वॉलेट का जिक्र कर रहा हूं मैं, तो जैसे 206 कॉइन आ गया, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास उसी में से 10,000 कॉइन आ गया, और एट द टाइम मैं देख लिया और मैं अपने दूसरे वॉलेट में भेज दिया, तो लिक्विडिटी तो वहां से निकल जाएगा। अब एक बात फिर यहाँ पास मैं आपको बोलता हूँ। आपने क्या किया कि वो तो आपके मेरा पास क्या पर्सनल कर, वॉलेट है। हाँ सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए। अनस्टेक वाले कॉन्ट्रैक्ट से आपके पास अचानक से आया, ठीक है, मान लेते हैं जैसा आपने कहा है, अनस्टेक होके 200 कॉइन्स आ गया आपके पास। और कॉइन आने के बाद में वहाँ पास आपने शुरुआत में ऑथोराइजेशन दिया है, और वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक होता है टाइम इवेंट, मतलब कि समय अंतराल के बाद वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ होती है आपके पास आज मैनुअल इवेंट, कि अगर आप किसी बटन को दबाएंगे, क्लेम को दबाएंगे, या टरबाइन को दबाएंगे, या स्टेक को दबाएंगे, अनस्टेक को दबाएंगे, तब वो इवेंट क्लिक होगा। तो अगर टाइम इवेंट पे कोई चीज़ लगी हुई है, तो वहाँ पास अगर ये कोड भी है कि आपका मैनुअल इवेंट वहाँ पास ब्लॉक होगा, अगर लगी हुई है, तो वहाँ पास सिंपल सा बात ये, मैं इसको और उदाहरण समझाता हूँ, कि आप उसको अनस्टेक करने का कोशिश करके इधर भेजने का भी कोशिश करेंगे तो नहीं जाएगा। उदाहरण बता रहा हूँ। पर मैंने आपके तो पास वहां से छः छः दशमलव कुछ कॉइन भेजा है, और 33 कॉइन भी भेजा तो है। 6 कॉइन उस एड्रेस से आए हुए हैं कि हाँ। पहले से जो मौजूद थे वहां पास थे। नहीं नहीं, उसी एड्रेस का कॉइन को मैं भेजा हूँ। तो देखिए, अगर आपने ऐसे किए हुए हैं, तो पहले एक बार पूरा डिटेल में मुझे लॉग भेजिए, पूरा डिटेल में मैं लॉग आप देखूंगा। एक बार फिर स्क्रीन उसके बाद अपना टाइम ऑफ करेंगे क्या? भेजिए, दिखाइए। देखिए, मेरा एक प्रश्न और इस पे उठ रहा है। जैसे देखिए, इसने 206 कॉइन यहाँ पे आया, ठीक है। 206 कॉइन कहाँ से आया? फाइव छह जीरो कॉइन टू छह कॉइन वन दिखाइए, 6 कॉइन कहाँ से आया दिखा उसको रहा हूँ, दिखाइए। दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। 206.14 कॉइन आए, दिख रहा है आपको रिसीव में, और 200 कॉइन जो है वो ट्रांसफर हुए हैं। कहाँ 206 दिख रहे हैं मुझे? कहाँ ट्रांसफर में अच्छा, 206 आपको नहीं दिख रहे हैं? 206 रिसीव्ड, हाँ ठीक है, दिखा। हाँ। और सेंड जो हुआ है अब वो रुक जाइए, 200 एक मिनट, कॉइन एक हुआ है। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुक जाइए। अभी अभी मैंने आपको क्या दिखाया, या इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने क्या दिखाया, कि स्टेक भी होता है, अनस्टेक भी होता है, क्लेम भी होता है, मैंने दिखाया। अब यहाँ से आपके पास रिसीव होते हैं, और रिसीव होने के बाद वो स्टेक वाले में जाते हैं। अब आपने क्या ऑथोराइजेशन दिया, ये समझने का विषय है, पहले तो मेरा फिर से इसको एक बार चेक पूरा करेंगे। रुक पूरा जाइए, रुक क्वेश्चन। जाइए, रुक जाइए सर, रुक जाइए। हम्म। ये 200 आपके पास आया बीएफसी वाले में, 200 ये बीएफसी में गया। सॉरी, दो पहले आपके पास ये 5021 से आपके पास आया, रिसीव हुआ, हाँ। और उसके बाद बीएफसी में जैसा आप कह रहे हैं कि वो ऑटोमेटिक गया। 1 मिनट 44 सेकंड के बाद गया है। हाँ, इतने देर मान में तो लेते मैं हैं कर चला सकता गया। हूँ। मान ठीक है, आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं, वो अलग रिसर्च का विषय है। अगर यहाँ पास टाइम इवेंट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपने पता नहीं क्या ऑथोराइजेशन दिया है, आपसे बाई मिस्टेक हुआ है, जो भी हुआ है वो तो समझना पड़ेगा। उसके बाद वो वहां पास गया है, तो ये चीज तो हमने लॉग में ऑटोमेटिकली देखा कि इस वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बीएफसी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर सकती है, और बीएफसी वाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पास फिर बात क्या है, यहाँ पास तो बेसिक सा वही बात है कि दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, बिना ऑथोराइजेशन के पॉसिबल नहीं है। ऑथोराइजेशन कैसे गया है ये प्रश्न जरूर है, ये देखने वाला विषय है, ये चेक किया मैं जाएगा। आपकी ये बात आप को बिल्कुल समझ गया, अभी राइट, रुक आप जाइए, एकदम बोल रहे हैं। अभी रुक बट जाइए, मेरा एक और अरे रुक कंसर्न जाइए, है रुक इस। जाइए, अभी आप, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, रुक जाइए, एक काम करिए, आप बीएफसी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई फंड निकाल के दिखा दीजिए। कभी नहीं निकलेगा।
हाँ तो अभी आप, क्योंकि अथोराइजेशन नहीं है वहां पे, यहाँ पास क्या अथोराइजेशन दिया गया है, मैं वही चीज बता रहा हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि 1 मिनट 44 सेकंड का जो समय उस बीच में मैं निकाल लिया। मैं आपसे वही समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास एक बात समझिए, क्योंकि चेक करना है उसको। आपने क्या किया, वेब स्पाइडर में आपके पास मान लेते हैं 10 टोकन दिख रहे हैं, ठीक है। हम्म। हेलो। और जब वेब स्पाइडर में एनर्जी का कॉन्सेप्ट नहीं था तो एक बटन दबा दिया जाता था, और उस बटन के दबाते के साथ वो निकल जाता था हम्म। पहले। अब वहां पास क्या सिस्टम है, जैसे ही आप बटन दबाते हैं वो एक अलग टूल के थ्रू वैलिडेट करता है कि आपके पास एनर्जी पॉइंट्स हैं कि नहीं। एनर्जी हम्म। पॉइंट नहीं होते हैं तो आपको निकालने नहीं देता है, इवन आपके पास स्पाइडर में टोकन्स पड़े हुए हैं। ठीक उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पे, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वो कोड चेक करने के बेसिस पे पता चलेगा कि आपके पास से यहाँ रिसीव हो गया, और वो रिसीव क्वाइन आपके पास टाइम इवेंट से लॉक है, तो भी आप नहीं कर पाएंगे। और अगर नहीं होंगे लॉक तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो आप बाईपास करने का कोशिश कर सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने कौन सा ऑथोराइजेशन दिया है, नोइंगली या अननोइंगली, ये तो बिना चेक किए पता नहीं सकता मैं अभी। तो पहले तो वो मैं चेक करूंगा, उसके आधार पे मैं जानूंगा कि वास्तव में वो हुआ क्या है। अब ये एक ठीक है। अच्छा प्रश्न है। हाँ ठीक है, मैं इस बात को अग्री कर रहा हूँ। लेकिन मान लीजिए जैसे 206 कॉइन आए हैं, कल के डेट में यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख कॉइन आ गए, और उतने अरे देर सर, में। यही चीज तो आप फिर नहीं समझ रहे हैं। एक नहीं बात नहीं, बताइए मेरा मेरे को। एक बार सुन लीजिए सर, मेरी मेरी बात को सुन लीजिए कैसे आ पूरा। जाएगा सर, आप लोग नॉन मैं टेक्निकल तरीके से बात नहीं कर रहे नहीं हैं। एक मिनट नहीं, रुकिए, मैं बिल्कुल ये रुकिए सवाल रुकिए इसलिए करूंगा क्योंकि ये मेरे को दिखते हुए समझ में आ रहा है। मैं अगला जब मैं पूरा पॉइंट रखूंगा ना, तब आप आंसर करेंगे तो शायद मेरे को ज्यादा सही लगेगा। ठीक है, मैं जो आप बोलना चाह प्रश्न रहा ही हूँ। गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट आप रुकिए एक बार सर। उस गलत प्रश्न को सुन लेना। गलत अच्छा चलिए, प्रश्न को सुन ले, बोलिए फिर मुझे मॉडिफाई कर दीजिएगा। बोलिए बोलिए बोलिए। मेरा ये कहना है कि जैसे 206 कॉइन आ गए, और 200 कॉइन मतलब ये जैसे आपने बताया कि कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से होते हुए जा रहा है, मैं इस चीज को मान लिया। और 206 में 200 निकले तो 6 कॉइन बच गए, जिसको मैंने अपने वॉलेट में भेज करके इसको सेव किया। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए ऐसा संभव हो सकता है क्या कि इसमें अगर बार बार ट्रांजेक्शन हो, इस वॉलेट से फिर एक आध बार आए और मैं उसको निकाल लूं, तो लिक्विडिटी वहीं से तो निकलेगा ना। मैं ये बताना, ये मेरा सवाल है। देखिए सर, क्वाइन जब कभी भी आप ट्रांसफर होगा, सिंपल सा बात ये है, दो तीन चीजें यहाँ पर समझिए। क्वाइन बीएफसी वाले से आ रहे हैं, वो स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब वहां पास साफ सा बात है कि एलजीएनएस स्टेक है, एलजीएनएस के पेयर में कुछ नहीं है। अब जब वो वापस से आपके वॉलेट में रिसीव होता है, वापस से जब आपके वॉलेट में रिसीव होता है, और उस वॉलेट से आप उसको स्वैप का फंक्शन दबाते हैं, तो वो एक नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करता है जो कि लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। अब वहां पास आप जब लिक्विडिटी पूल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्ट करते हैं, और वो जब वो डाई में बनती है, तब लिक्विडिटी बढ़ती या घटती है। अब सिंपल सा बात ये है कि आप ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिसमें केवल एलजीएनएस है, और जो स्टेकिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको रिवॉर्ड या यील्ड देता है, वहां पास कोई भी लिक्विडिटी उससे नहीं निकल रही। लिक्विडिटी निकलना और लिक्विडिटी का आना केवल एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पॉसिबल हो पाता है, वो है लिक्विडिटी पूल का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कौन कौन से क्या कहते हैं आपके पास अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, चाहे स्टेकिंग वाला हो चाहे अनस्टेकिंग वाला हो, चाहे टरबाइन वाला हो, चाहे वेब स्पाइडर वाला, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्शन को ही हम लॉक के माध्यम से चेक करते हैं। तो प्रश्न में यहाँ पास ये हो रहा है आपके पास कि सर मेरे पास वो 206 आया आया, फिर उसके बाद उसमें से 200 निकले, ये बिना लॉग को चेक किए हुए किसी भी निर्णय पे आप नहीं आ सकते हैं। अब आपके प्रश्न का एक जो पहला था कि कल को यहाँ से 1 लाख आ सकते हैं, तो मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि जो मैंने आपको बबल मैप दिखाया, बबल मैप में अगर आपके पास में इतने सारे मतलब कि फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 100 एलजीएनएस हैं, 100 एलजीएनएस के फॉर्मूला के हिसाब से मैथमेटिकली अगर बग नहीं हुआ, जैसे कि पॉलीगॉन में एक बार बग हुआ था तो कुछ लोगों का टरबाइन उर्बाइन सही से नहीं आ पा रहा था, वो डिफरेंट चीज था, उसको पॉलीगॉन ने उसको ओरिजिन ने सॉर्ट आउट किया था। अगर आपके पास 100 एलजीनियस हैं, 100 एलजीनियस बढ़ के आपके पास क्या कहते हैं 150 एलजीनियस हो गए फॉर एग्जाम्पल के लिए, और वो ही 150 एलजीनियस जो आपके पास बढ़े हैं वही ऑटोमेटिकली आपके पास आए हैं, तो वो फॉर्मूला के हिसाब से ही आ रहे हैं। अपने आप 400 500 200
इतना आसानी से बिना बग के पॉसिबल नहीं है। वहां पास बिना लॉग देखे हुए मैं नहीं बता सकता हाँ कि एक्चुअली में क्या हुआ है। तो आप जो ये प्रश्न रख रहे हैं और जितने भी लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे, पहले एक काम करें। साफ साफ बात ये है कि पहले ये चेक करें अपने वॉलेट एड्रेस को लेके कि उस वॉलेट एड्रेस से कौन कौन से ऑथोराइजेशन गए हैं। ऑथोराइजेशन चेक करने के क्या तरीके हैं? दो तरीके हैं। पहला, सारे लॉग को चेक करें। अब उस लॉग में लाखों लॉग आ सकते हैं क्योंकि पता नहीं आपने वॉलेट कब बनाया है। दूसरा एक तरीका है, या तो आपके पास मेटामास्क का वॉलेट हो जिसमें आपके पास एक्टिविटी भी दिखते हैं कि आपने कौन कौन से फंक्शंस को क्या कहते हैं एक्सेस किया है, नोइंगली या अननोइंगली। उसके आधार पे कौन कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से इंटरेक्शन हुआ है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंटरेक्शन के थ्रू कौन कौन से लॉग जनरेट हुए हैं और किस फॉर्मूला के आधार पे ये चीज आए हैं। कोई भी चीज हवा में नहीं होगी, ब्लॉकचेन है, नहीं हवा में नहीं होगी। अगर बग भी जनरेट हुआ है, बग मतलब कोई अगर समस्या वहां पास आई है तो उसका भी लॉग जनरेट होगा और वो चीज भी दिखेगी। तो पहले तो बिना उसको प्रॉपर चेक किए हुए हम नहीं बता सकते कि इस तरीके से हुआ है, अपने आप चला गया है या अपने आप आ गया। अब रह गई बात कि मान लेते हैं 2 मिलियन यूजर हैं, 2 मिलियन यूजर में हर तरह के अलग अलग तरह के प्रश्न आ रहे हैं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीजें फ्रिक्वेंटली हो रही है तो बाकी वॉलेट के साथ क्यों नहीं हो रही है? बाकी वॉलेट के साथ ऑटोमेटिकली क्यों नहीं उस तरीके से बढ़ जा रहे हैं या घट जा रहे हैं? तो यहाँ पास हमको ये चेक करना है कि हमसे हुआ क्या है या कोई बग के थ्रू हुआ है। तो जब तक उसको एक प्रॉपर रिसर्च मैकेनिज्म में नहीं चेक किया जाएगा, कोई भी आंसर यहाँ पास देना हाँ उचित नहीं होगा। तो हमको वो चीज चेक करना है आप क्योंकि बिल्कुल समय फंड, ले ले सर, मुझे कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पहले एक प्रॉपर एक क्या कहते हैं कॉपी पेन पे एक सही तरीके मैं से रिटर्न वे सारा में कुछ आपको भेजें। दे दूंगा। और लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहूंगा कि वॉलेट जिस दिन से बना है, ठीक है, उसके बाद से यूज ही नहीं हुआ है। सिर्फ इसमें वॉच वॉलेट के थ्रू फिर मैं देखा आपको जाता था। वही चीज मैं बताया कि हमें ये ऐसा लगता है कि हमारा बैंक अकाउंट बहुत सिक्योर है, हमने कुछ भी नहीं तो किया है। सर आप फिर देखिए, बताएं कि हम क्या ऐसा करेंगे कि हमको सेफली महसूस हो। ऑथोराइजेशन एक्टिव करें, ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक्टिव करें कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो आपके बिना पासवर्ड्स के ट्रांजैक्शन एक्टिवेट ना हो सके। जब भी कभी आप वॉलेट बनाएं तो कौन कौन से ऑथोराइजेशन आप दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, उसका भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म देख के रखें। तब मतलब कि आप लोग बोल सकते हैं कि हाँ हम एक सिक्योर लेयर में, जो कि मैंने एक बार ऑरिजिन एलजीएनएस के ग्रुप में भी डाला था कि आप 3 4 लेयर की सिक्योरिटी डाल, सॉरी, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस ग्लोबल के ओरिजिन वाले ग्रुप में डाला था कि 3 4 लेयर की सिक्योरिटी उपयोग करें जिसके थ्रू आपके मैकेनिज्म हम सही तरीके से हो सकें। तो ये डीप में है जो आपका प्रश्न है, अब तक का सबसे डीप प्रश्न है जो मुझसे पूछा गया है। और इसके लिए मुझे समय भी चाहिए, रिसर्च चाहिए ये, क्योंकि हम डायरेक्ट इस तरीके से ब्लेम कुछ नहीं कर सकते ओरिजिन को भी, क्योंकि अगर इस तरह से चीज हो रही होती तो मिलियंस ऑफ अदर वॉलेट भी हैं, वहां पास भी वो चीजें दिख रही हैं। तो अब बग के थ्रू हुआ है, हमारे जाने में हुआ है, अनजाने में हुआ है, इसको हम पहले प्रॉपर देखेंगे। उसके बाद जब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा मैं आपको उत्तर दूंगा। उत्तर के बाद पब्लिकली भी इस चीज को बता दिया जाएगा। अब इसमें कितना समय लगेगा लगेगा ये मैं भी नहीं बोल सकता, क्यों? क्योंकि मेरा भी शेड्यूल है, रूल है, मेरा भी क्या कहते हैं टाइम लिमिट नहीं, है, आप प्रॉपर बाकी भी समय चीजें। ले सर, कोई इशू नहीं तो है। और इस तो वॉलेट को मैं उसके आधार पे मैं बता एकदम पाऊंगा। संभाल करके रखा हूँ। इस वॉलेट को मैं एकदम बिल्कुल। संभाल के रखे रखा हूँ। जो भी इसमें एक्टिविटी होगी, मैं चूंकि आपसे नज़दीक में ही हूँ तो मैं हमेशा शेयर कर लूँगा। हाँ, एक चीज़ और है कि यदि आज इस वॉलेट के साथ हो सकता है ऐसा, तो किसी भी वॉलेट के साथ हो सकता नहीं है। सर, तो ये उससे फिर वही कैसे वाला बच बात है। सकते हैं उसको भी देखिए आप ये थोड़ा फिर बताइएगा। ये फिर उसी तरह का बात हो सकता है कि आज सूरज पश्चिम में अचानक से उगा हुआ दिख गया तो मतलब कल को उत्तर में उगा हुआ दिख जाएगा। आप लोग देखिए, हमें किसी का अगर नियम की जानकारी, उदाहरण मैं बता रहा हूँ एज अ मैं लेक्चरर अगर अब बात करूँ हूँ कि आपने पत्थर को नीचे गिराया, पत्थर पत्थर की तरह दिख रहा था लेकिन उसमें मैग्नेट लगा हुआ था। तो आपको पहले बार में पत्थर को नीचे गिराया, किसी एक व्यक्ति ने बोला कि मैं जादूगर हूं, वो पत्थर नीचे गिर गिर गया। दूसरे बार वो पत्थर को गिराया तो वो नीचे नहीं गिरा, ऊपर की ओर उठ गया। लेकिन आप ये नहीं समझा रहे ये तो जादू हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने नीचे से मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाया होगा, हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी के नियम वो फॉलो हो रहे हैं लेकिन हम वहां पास नहीं जान रहे तो बोल रहे हैं अरे कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसा नहीं होता है, हर चीज नियम अनुरूप ही चल रही है। हाँ,
क्या हमसे गलती हुई है, नहीं हुई है, क्या बग हुआ है। जैसे कि वहां पास पत्थर नीचे गिरना चाह रहा था लेकिन ऊपर चला गया, क्यों? क्योंकि रिवर्स में मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की ओर लगाया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्योंकि वो भी ऊपर पत्थर के अंदर मैग्नेट था, तो इस कारण से ऊपर चला गया। लेकिन वो बात हम नहीं जान रहे हैं कि कैसे हुआ है, तो हम सोच रहे हैं ये तो कुछ भी हो सकता है भाई, ऊपर चल सकता है, उसी हवा में चीज कोई को किधर मैंने का चल बोला, गया। उसी चीज को बोला कि यदि ये मेरे साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो, वो कैसे इस चीज को बचे, तो इसको भी उसके प्लीज आप लिए हमें बताइएगा। चेक करना पड़ेगा, कि क्या कहते हैं, क्या हमसे जो गलती हुई है, नोइंगली अननोइंगली, या फिर बग से हुई है, वो किसी और के में बग तो नहीं आ रहा है। तो इसीलिए साफ साफ बात यह है कि इस पे एक प्रॉपर रिसर्च चाहिए ही, तब पता चलेगा। क्योंकि ये एग्जैक्टली पहली बार आया है, ये आपके द्वारा पहली बार ये प्रश्न आया है, इससे पहले तो ये प्रश्न आया नहीं है। तो साफ साफ बात यह है हमारा, कि पहले इसको अच्छे से चेक किया जाएगा, समझा जाएगा, फिर इसके ऊपर अगर कुछ कहेंगे तब ज़्यादा अच्छा डिस्कशन होगा। बिना प्रॉपर सर्च किए हुए, बिना प्रॉपर रिसर्च किए हुए कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ओके ओके सर, मैं बिल्कुल वेट करूंगा और मैं चाहूंगा कि इसका पहले सोल्यूशन इसकी आप पूरी जानकारी आप एक इन्फिनिटी प्रॉपर सोल्यूशन के डॉक्यूमेंटेड वे मेंबर्स में, को दें। मैं बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड वे में। आपको सभी चीज़ प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि मेरे पास सारा चीज़ अवेलेबल है। और मैं पूरा लिख लिख करके आपको सारी चीज़ें दे दूंगा, वन टू वन करके दे दूंगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा ये जो सवाल था, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मुझे नज़र आ रहा था, आपने बहुत हद तक तो मुझे शांत करने की कोशिश की है, और मैं लिटरली, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे सोल्यूशन मिल जाएगा, और आपके थ्रू ही मिलेगा, ये मुझे मालूम है। तो मैं एकदम पहला तो ये जो बबल्स वाला आपने दिखाया और पता नहीं क्या क्या बताया, लिटरली मैं इस चीज़ को समझ पाया हूँ। मैं यकीन दिला रहा हूँ आपको, मैं समझ पाया हूँ। और ये आपके द्वारा ही हो सकता था, इस वजह से मैंने ये सवाल किया है। मैं चाहूँगा कि आप इसको जल्द से जल्द अपने थोड़े बिजी शेड्यूल के अंदर ही करके दिखाएं, बताएं, ताकि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा मतलब सचेत हो सकूं। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे शशि शेखर शर्मा, जो मुझे लगता था ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस बंदे के नज़र के सामने ये क्वेश्चन ही उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं नज़र आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये जो है, वेट करेंगे और रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद जो है ये अपने कोर मेंबर को ज़रूर बताएंगे कि ऐसा कैसे हुआ है। अगर आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप केवल और केवल शशि शेखर शर्मा के साथ ही साझा करके अपने उसके उत्तर को पा सकते हैं। ये मेरा आप सबसे वादा है। क्यों? क्योंकि अब तक ओरिजिन एलजीएनएस में मैंने शशि शेखर शर्मा, ये मेरा दोस्त है, इस वजह से मैं नहीं बोल रहा हूँ, लिटरली इस इनके जो रिसर्च होते हैं ना, वो बोलते हैं। अभी ये चाहते तो मेरे को आंसर कर सकते थे, बट इन्होंने आंसर नहीं किया, वेट कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे मोटिवेशनल जो एलजीएनएस के V5 V6 और V3 लीडर्स जो हैं, चिल्ला चिल्ला करके बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं आपको। तो आप सब सतर्क, सचेत और थोड़ा एजुकेशन की तरफ जाइए। ठीक है। इस प्रोजेक्ट को बनाने वाला एक इंजीनियर ही है, ना कि कोई एमएलएम कंपनी चलाने वाला मोटिवेटर, राइट? तो एलजीएनएस को जो समझाएगा वो एक ब्लॉकचेन इंजीनियर ही समझाएगा, और जो मेरे क्वेश्चन है उसको भी यही समझाएगा। अगर मैं किसी भी V5 V6 वाले लीडर से ये चीज़ पूछ लूँ, तो वो अपना पूरा सर का बाल मुड़वा करके मेरे सामने प्रेजेंट हो जाएगा। तो बहरहाल, मैं ये चीज बताना चाहता था आप सभी को कि अगर आप सबका जो क्वेश्चन है, आप सब यहाँ पे लाएं और जरूर पूछें। ठीक है। इन्फिनिटी सोल्यूशन के साथ आप जल्द से जल्द जुड़े। मैं खुला ओपनली बोल रहा हूँ, यदि आज आप नहीं जुड़ेंगे तो आप कभी नहीं जुड़ पाएंगे, और इसी तरह से आपके साथ स्कैम होते जाएगा। लिटरली हमारे पास एक ऐसा बंदा है जो सभी चीजों को समझता है, समझाने की कोशिश करता है। तो आप सब जो हैं इन्फिनिटी सोल्यूशन का साथ दें, और इसको आगे बढ़ने में और अपने वैल्यूबल टाइम को इसी तरह से देते रहें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। अब हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर पब्लिक का ले लेते हैं। तो जिसको भी क्वेश्चन करना है वो अपना हैंड रेस करेंगे, ताकि मैं उसको अनम्यूट को ऑप्शन दूं। वंस अगेन, शशि शेखर शर्मा सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मुझे कुछ हद तक सेटिस्फाइड किया है। थैंक यू सर, आई विल रिसर्च ऑन दैट एंड डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड नॉलेज टू थैंक यू सो मच सर। मोस्ट ऑफ बलेंद्र द कुमार कोर का मेंबर। हैंड रेज है,
तो हम उनको अनम्यूट को ऑप्शन देते हैं, वो अनम्यूट करें। बलेंद्र कुमार सर, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज अपना सवाल रखें और शॉर्ट में रखेंगे, थोड़ा समय का ध्यान रखेंगे। जी, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग सर। और मैं बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहा था शशि सर को और आपको भी। मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नहीं थोड़ा सजेशन है कि जो हम लोग ऐप यूज करते हैं उसका डीपली नॉलेज चाहिए कि हम लोग को जो है किस चीज कौन सा बटन ये करने से क्या होगा, क्या चीज इसका दबाने से आंसर क्या मैं ही होगा। दे देता हूँ सर, शशि सर की जरूरत नहीं जी जी पड़ेगी। आप किसके टीम से जी हैं? जी, आप ही के टीम। मेरे टीम से हैं लिटरली। जी जी तो बिल्कुल, आप अगर यदि इन्फिनिटी सोल्यूशन के इसमें हैं तो आपने कोर मेंबर से अभी तक क्यों नहीं पूछा? आप कोर मेंबर से पूछिए। बहुत सारे कोर मेंबर का यहाँ पे नंबर डला हुआ है, और आप इसका प्रमाण दीजिए कि आप मेरे टीम से है, क्योंकि मैंने आपको, सॉरी टू से, मैं नहीं पहचान पाया हूँ। और आप अपना प्रमाण दीजिए, आपको मेरे पूरी टीम, पूरी कोर टीम जो है वो गाइड करेगी और 100% आपको सेव करने की कोशिश करेगी। और इसका सेशन भी मैंने लिया हुआ था कि आप अपने ऐप को कैसे लॉक करेंगे, जो यूट्यूब पे बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, राइट? तो उसको भी आप देख जी करके जी। सीख सकते हैं। तो शशि सर का यहाँ पे टाइम लेना मेरे को नहीं लगता ओके कि ओके, सही थैंक है। यू। ओके, थैंक यू सो मच। जी रवि मिश्रा सर, आप अपना सवाल रखें, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ, थैंक यू सर। और इसके सर, बाद किसी को क्वेश्चन करना रहेगा तो वो हैंड रेस कर लेंगे, और थोड़ा जल्दी करेंगे, राइट? जी sir, रवि सर। we are backed by the USDT and USDT is backed by the dollar and dollar backed by the gold. E-rupee is also stable coin and so as a coin which is coming up. And so the both is stable coin. My question is that whether it will be possible that in future e-rupees will come in cross-chain exchange, and what is your guess over it? My second question is, we have developed a community in India and huge money has been invested in it. Future government of India, if formulate some rules, will the origin will also modify accordingly? That's my question. Two Okay, ओके questions. सर। the very first thing is you already have told the a the crypto is backed by the USDT. No, it is not completely the right thing, because right now for the whole world, well, we consider USD, US dollar is a kind of universal payment mechanism. मैं आप सभी लोग के लिए ये प्रश्न हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ। रवि जी का जो प्रश्न है, उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि जितने भी क्रिप्टो हैं वो यूएसडीटी के द्वारा बैक्ड हैं। ये प्रश्न पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि यूएस डॉलर जो है वो वर्ल्ड में पेमेंट मैकेनिज्म के लिए सबसे बड़ा माध्यम है। तो हमारे पास और सबसे पावरफुल करेंसी है, इवन एज पर द करंट सिनारियो। तो ज़्यादातर क्रिप्टो भी जो हैं वो यूएसडीटी से ही बैक्ड आपके सामने दिखते हैं। और यूएसडीटी यूएस डॉलर से बैक्ड है और यूएस डॉलर गोल्ड से बैक्ड है। अब अभी अगर आपने देखा हो, मैंने कई सेशन में बताया है कि 1971 में जो यूएस की पॉलिसी चेंज हुई है कि वो अपने हिसाब से मतलब गोल्ड के बैकअप उतने नहीं रखते हैं जितना भी वो डॉलर छापते हैं, क्योंकि उनका डिमांड बहुत है क्या कहते हैं यूएस डॉलर का। लेकिन जिस हिसाब से अभी कुछ वर्षों में ट्रम्प की पॉलिसियां रही हैं, तो वर्ल्ड काफ़ी अनस्टेबल हुआ है, फाइनेंशियल वर्ल्ड। और वर्ल्ड को ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि वी शुडंट हैव अ डिपेंडेंसी मच मोर ऑन द यूएस डॉलर। सो दैट्स व्हाई दे आर अगेन परचेसिंग बैक दी गोल्ड्स एंड अदर रेयर अर्थ मटेरियल, सिल्वर या बाकी चीज़ें। तो जिस कारण से गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है और वो अपनी करेंसियों को पावरफुल कर रहे हैं। भारत भी इसमें पीछे नहीं है, ब्रिक्स भी इस पे काम कर रही है,
चाइना भी काम कर रही है, रसिया भी काम कर रही है, जापान बहुत अच्छे से काम कर रही है, यूरोपियन यूनियन काम कर रही है। तो साफ साफ बात यह है कि बिटकॉइन जब आई या जो बाकी करेंसियां जब आई, तो इनको बैकअप करने के लिए एक स्टेबल करेंसी होनी चाहिए। अभी के डेट में वो स्टेबल करेंसी बैकअप में यूएसडीटी से है। भविष्य में साफ साफ बात ये है कि जब बाकी करेंसियां, बाकी पेमेंट मैकेनिज्म, चाहे वो ई रुपीज हो चाहे डिजिटल युआन हो, चाहे ब्रिक्स की कोई करेंसी हो, और वो क्रिप्टो के प्लेटफॉर्म को यूज करे और उसकी ट्रेजरी भी काफी बढ़े, तो वो चीज बैक्ड हो सकती है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि वो बैक्ड नहीं हो सकती है। अब एज पर अवर इंडियन गवर्नमेंट कि हमारे पास क्या मतलब कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, तो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया ही था कि पॉलीगॉन आईएनआर बैक्ड क्या कहते हैं स्टेबल करेंसी के ऊपर काम कर रही है। फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव होती है, आरबीआई पॉजिटिव होती है, इससे अगर गवर्नमेंट की ट्रेजरी बढ़ती है, तो हमको बिल्कुल देखने का मौका मिल सकता है कि हम क्रिप्टो जो है आईएनआर बैक्ड से परचेस कर रहे होंगे, यूएसडीटी के द्वारा नहीं, आईएनआर बैक्ड के द्वारा। उसके ऊपर सर्वेलेंस हो जो हो, और टैक्सेशन लगे, वो अलग मैटर है। लेकिन ये चीज पॉसिबल है कि हमारा देश कितना ज़्यादा इस पे एक्टिव होता है, फ्यूचर की बात है। तो क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ओरिजिन के पास है या जो बिटकॉइन की है, उसके बैकअप के लिए यूएसडीटी हो रहा है। अगर वो बैकअप के लिए ये हमारे पास आईएनआर बैक्ड हो जाए और आईएनआर की वैल्यू बहुत तेजी से ऊपर नीचे ना हो, तो स्टेबल हो जाएगी। अभी क्या होता है कि डॉलर की वैल्यू वो क्या कहते हैं ऊपर नीचे बहुत धीरे से होती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंसी माना जाता है बाकी फिएट करेंसी की तुलना में। क्योंकि चाहे वो आईएनआर चाहे वो तुर्किश लिरा हो, चाहे आपका चाइनीज येन हो चाहे रशियन रूबल हो, ये सब बहुत तेजी से फ्लक्चुएट्स होते हैं। इस कारण से अगर फ्लक्चुएशन काफ़ी तेजी से होता है, तो आपको रोजमर्रा के जीवन में तो उतना असर नहीं दिखता है, लेकिन जब ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल होते हैं, जो कि क्रिप्टो में ऑलरेडी इंटरनेशनल ही होते हैं, तो वहां पास इसका बहुत बड़ा असर होता है। इस कारण से अभी के लिए हमारे पास वी डोंट हैव अ ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम द यूएसडीटी। इन अ फ्यूचर इफ एनी फिएट करेंसी इन अ डिजिटल मैनर could equalize itself towards the USD, either better could be USDT, then definitely we can see we could use the origin LGNS into the other stable currencies also. In that manner, जो हमारे पास स्टेबल ए होगा, फ्यूचर में ऐसा भी बनाया जा सकता है कि उसको क्या कहते हैं दूसरे करेंसी से भी बैक्ड कर दिया जाए। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, बट इसके लिए वर्ल्ड ऑर्डर में बहुत बड़ा क्या कहते हैं शिफ्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि यूएस डॉलर का ट्रांजैक्शन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, स्विफ्ट कोड के ही थ्रू सबसे ज़्यादा होता है। तो उसको हटा पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये यूएसए अपने यूएस डॉलर का प्रभुत्व बनाए रखने के लिए हर प्रयास करता है, हर मतलब हर तरह का प्रयास करता है। तो और अभी क्योंकि मिलिट्री पावर भी है उसके पास, तो भविष्य में जब चीज़ें मतलब कि फाइनेंस में सही तरीके से होंगी, तो हमको देखने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल। थैंक यू सर। एनीथिंग एल्स? आज तो आसिफ जी सर आप ही का संजीव प्रश्न सर। पूरा खत्म हो गया है, और अगर कुछ है तो ले संजीव सकते सर हैं। का हैंड रेज है सर, मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, वो अपना सवाल रख सकते हैं। हेलो हेलो, जी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है, काफ़ी क्लैरिटी भी आती है। सर मेरा क्वेश्चन विद रेफरेंस टू योर रिसेंट मैसेज है जो ग्रुप में डाला था, जिसमें आपने मेंशन किया था कि इंडियन गवर्नमेंट इन दिस कमिंग बजट में कम आउट सम कुछ फॉर कोई एक्टर या कोई बिल ले आए रिलेटेड टू लीगलाइजेशन ऑफ क्रिप्टो It करेंसी। is already legal. It is not a question about legal and illegal, because ओके, right now we are providing the 30% tax whenever we do any kind of राइट सर, transaction. So राइट it is सर। already legal, but the framework could be like, सरकार ये कहती है कि जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट कर रही है, तो अभी उनके हाँ जी, हाँ पास जी, ये हाँ जी। फ्रेमवर्क नहीं है कि कौन रेगुलेट करेगा। जी राइट। बताएं। उसमें सर आपने मेंशन किया था कि दे आर आल्सो ट्राई टू एक्सेस की थ्रू सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज टू नो यस, अबाउट द वॉलेट। सर डिसेंट्रलाइज हम कहते हैं कि ये बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, तो इंडियन गवर्नमेंट कैसे उसके एंटर कर सकती है? हाउ दे कैन सर्च वेरी इट? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस प्रश्न का उत्तर देखिए मैं अभी आप लोग को दे रहा हूँ।
जब फॉर एग्जांपल के लिए आप सभी लोग पहले तो वो देखिए, ये कोर मेंबर को ही आंसर पहले होना चाहिए था। अब मैं यहाँ पास ये बोलूँगा कि सभी लोग आईटीआर सही से नहीं भरते हैं। अगर कोई एक फ्रॉड ट्रांजैक्शंस आपके मोबाइल में हो जाता है, आईएनआर की मैं बात कर रहा हूँ, कि किसी यूपीआई से आपके पास कोई ट्रांजैक्शंस आए या बैंक अकाउंट से कोई ट्रांजैक्शन आए, आपके अकाउंट में वो पैसा आ गया और जी, जिस अकाउंट से वो पैसा आया उसके ऊपर एफआईआर होके रखा हुआ है। अब जी, वो एफआईआर है तो एज पर द लॉ पुलिस क्या करती है, साइबर क्या करती है कि उस अकाउंट से जितने भी आगे के 50 और पीछे के 50, आज एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जी, ट्रांजैक्शन होते हैं उन सभी अकाउंट्स को ब्लॉक मारती है और फिर सभी को एक नोटिस जाता है कि आप अपना क्लेरिफिकेशन दें। अब चूंकि वो आईएनआर है तो वहाँ पे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट इज द सेंट्रलाइज आइज, तो वहाँ पास तो डायरेक्ट केवाईसी है। बट इन टर्म्स ऑफ डिसेंट्रलाइज, आपके आगे का पीछे का कोई 50 या पीछे आगे का या पीछे का डिसेंट्रलाइज वॉलेट से ट्रांजेक्शन हुआ है, लेकिन उसमें से कोई एक व्यक्ति किसी सेंट्रलाइज पे ट्रांजेक्शन कर दिया है, लाइक बाइनेंस हो, फलाना हो, कॉइन डीसीएक्स हो, इन सभी पे किया हुआ है, तो वहां से गवर्नमेंट लिंक निकाल सकती है और फिर वहां से अपनी इंटेलिजेंस का उपयोग करके ये वो ट्रैक कर सकती है। तो इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ। और कोर मेंबर्स में जो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस ग्लोबल के हैं, ये हैं वहाँ पास किस तरीके से टैक्स भरना है, किस तरीके से क्या कहते हैं अपनी जिम्मेदारियों का उपयोग करना है, ये सब चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। बाकी मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ कि इन चीज़ों को ध्यान से करें, नहीं करने पे, क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है, डीप में है, बट शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग इन चीज़ों को नहीं कर रहे हैं और ओवर एंथुसियास्टिक होके कुछ भी बातें बता दे रहे हैं ये हैं, तो भविष्य में जब एक बार अकाउंट जब फ्रीज होगा होगा और कल को ये ना हो जाए कि ईडी के चक्कर में आप फंस जाएं, तो आपके सब एसेट्स तक को फ्रीज कर दिया जाता है। क्योंकि अभी आप लोग सही तरीके से आईटीआर भी नहीं भरते हैं, ज़्यादातर लोग, बहुत लोग भरते होंगे, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन जो लोग सही तरीके से आईटीआर नहीं भरते हैं, क्योंकि 1% का टीडीएस कटना चाहिए ये, जी, और आपका क्या कहते हैं 30% का प्रॉफिट पे आपको टैक्सेशन देना है, और आप उसको सही तरीके से दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, ये आप स्वयं समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ ऐसा नहीं कर रहे हैं और खुदा ना खास्ता भविष्य में कुछ इस तरह का फ्रॉड फ्रॉड हो जाता है, तो लिंक निकाला जा सकता है। हाँ, इसमें बहुत सारी डीप चीज़ें भी हैं लेकिन आप, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एक जिम्मेदारी ई का मतलब कि एक जिम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाएं, आईटीआर सही से भरें और सभी चीज़ों को क्लेरिफाई करें अपने आईटीआर में 26 एएस में, तब जाके आप मतलब फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम से बच पाएंगे। नहीं तो वो इस तरीके के एसेट फ्रीज होते हैं, आप लोग सीए से बात कर सकते हैं, कि आपके प्रॉपर्टीज का 80% तक फाइन लगता है। मतलब जितना भी आपने बनाया होगा उसका पेनल्टी जब लगेगा तो सारे एसेट फ्रीज कर दिए जाएंगे। तो जो भी लोग ओवर एंथुसियास्टिक होके बहुत तरह की बातें बोल देते हैं, उनका एंथुसिज्म फिर ना बहुत दिक्कत हो जाता है उनको। तो इसीलिए एकदम सही तरीके से उपयोग करें, क्योंकि गवर्नमेंट मनी लॉन्ड्रिंग इंग और इस पैसे का उपयोग कहीं नार्को मतलब कि ड्रग्स में ना चला गया हो, ये सब चीज़ों में ना चला गया हो। अगर किसी तरह के इनलीगल में चला गया और वो लिंकेज आपको दिख गया, आपके कितने एसेट फ्रीज हो जाएंगे, आपके ऊपर देशद्रोह तक का केस लग सकता है। और ये सब लोग समझते नहीं हैं, क्योंकि हम सोए रहते हैं, क्योंकि ये बात वही है कि मैं उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन अपना काम जनता तो बनता तो जनता जैसे है जो लोग बोलते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन अपना इस तरह काम के बनता, कोई, भाड़ में जाए जनता। तो मैं उपयोग नहीं करना चाहता हूँ। अभी जैसे कि आसिफ सर ने एक प्रश्न किया, अभी बाकी लोग के साथ ऐसा हुआ नहीं है तो वो उतने गहराई में समझना चाह रही है नहीं चाह रही है, ठीक उसी तरीके से, क्योंकि इट इज़ अ फाइनेंशियल, इट इज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर पीपल। और अगर इस तरह से कुछ चीज़ें हो जाएंगी तो उस समय सारा एंथुसिज्म चला जाएगा इसलिए शुरुआत से ही एक सही नियमों का पालन करें और सही तरीके से टैक्स दें, देश का, समाज का, सभी का विकास करें। किसी भी तरह से ये फ्रॉडलेंट काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन से बचें और ये सब जानकारियां मिल नहीं रही हैं। और देखिए मेरा समय बहुत ही मतलब रस भरा होता है, समय बहुत कम हो पाता है, तो
ये सब चीज़ें आप लोग सीए से पता करें। मैं जहाँ पे अभी ट्रेनिंग दे रहा हूँ वहाँ के लोगों को बताने के लिए पूरी तरह से बाध्य हूँ मैं। वहाँ पास जानकारी दी जाएगी, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो मैं जानकारी दे रहा हूँ लोगों को। और लोग उसको सही तरीके से ले लेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल को भविष्य में भगवान न करे, ईश्वर न करे इस तरह से कोई समस्या हो, लेकिन अगर समस्या आएगी तो उनके साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों में भी ये समस्या, सबको फ्रीज कर दिया जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए सही तरीके से क्या कहते हैं, पैसे को कमाना भी इम्पोर्टेंट है बिना टैक्स दिए हुए। और खासकर जब आप क्रिप्टो में हैं, सरकार इतनी मूर्ख नहीं है सर कि 30% का टैक्स लाए, क्योंकि वो जान रही है कि यहाँ पास कितने पैसे बनते हैं और कितने पैसे क्या कहते हैं स्कैम्स भी होते हैं। तो कल जी को अगर, और परमात्मा ना करे कि उस तरह से किसी मतलब कि फ्रॉड ट्रांजैक्शन में आप फंस जाएं, कल को अगर इस तरह से चीजें हो गई तो फिर आपके पास मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए राइट। इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है, चाहे आप जहाँ से भी हो, जिस भी टीम में हो। लेकिन कल को अगर आप ओवर एंथुजिज्म में अगर ये सब चीज़ों को नहीं समझ रहे कि आप पैसे तो आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, और आप सही से नहीं कर रहे हैं, तो सामने वाला व्यक्ति आपको बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद बच पाएगा कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। राइट सर। जैसे सर एक प्रैक्टिकल सिचुएशन में प्रिज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है बट प्रिज्यूम कर रहा हूँ। सपोज मैं कुछ P2P ट्रांजेक्शन्स करता हूँ, विड्रॉ की मनी टू मनी लेता हूँ, आई डू नॉट टू, मैं आईटीआर में शो नहीं करता हूँ, और वन फाइन फाइन डे आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर सो मेनी मंथ्स एक ट्रांजेक्शन में बैंक में ले लेता हूँ और उसको मैं आईटीआर में शो कर देता हूँ। इज इट आपके पॉसिबल सर? पुराने सारे आपके पुराने ट्रांजेक्शन्स अगर अगर गवर्नमेंट आई अपने ऊपर और अगर कुछ उस तरह के, वो आपके पुराने सारे ट्रांजेक्शन का डिटेल निकाल सकती है सरकार। निकाल सकती है तो बेटर है, मतलब सर शुरू से ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए मैं सारा। ये चीज शुरू से समझा रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे हैं। ये हैं लोग अपने हिसाब से चल रहे हैं ये हैं। एंड अब मैं लोगों का मैं क्या बता सकता हूँ, जब इस तरह से सब चीजें शशि सर होंगी। यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा संजीव शर्मा सर को हाँ कि जी सर सर। आप इंडियन गवर्नमेंट को हेल्प क्यों नहीं करना चाहते हैं? हाँ नहीं नहीं, मैं तो सर डेफिनेटली, मतलब आप माइंडसेट तो बिल्कुल वैसा ही है। आईटीआर फाइल करें, आप अगर टैक्सेशन देंगे तो हमारा इंडिया ही आगे बढ़ेगा। हाँ ये जी हाँ सवाल जी। तो करना ही नहीं चाहिए कि हम कैसे बच सकते हैं। हमको बिल्कुल आईटीआर फाइल बिल्कुल करना है, बिल्कुल। टैक्सेशन देना है। हम भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। अगर हम देंगे तभी हमारा इंडिया ग्रो करेगा, नहीं देंगे तो ग्रो कैसे करेगा? टैक्सेशन बहुत चोरी हो रही है, ऑलरेडी इतने लोग चोरी हो रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जिससे बहुत सारे लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ से लोगों को इतना हेल्प करेगा? गवर्नमेंट के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो वो हमसे ही चल रही हैं। गवर्नमेंट जो है वो हमसे चल रही है, तो हमें ही हेल्प करना है। देश बिल्कुल हमारा है बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें करना है, बिल्कुल करना है। राइट। तो इसका शॉर्टकट नहीं है, पैसा आप कमा रहे हैं ना, 30% दो ना, क्या दिक्कत है? 70% अपना बिल्कुल रखो। बिल्कुल। आई फुली एग्री सर, थैंक यू सो मच फॉर ओपनिंग द आई सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर, वेलकम, थैंक यू सो मच। जी शंकर लाल सर, आप अनम्यूटेड हैं, प्लीज अपना क्वेश्चन रखें जल्दी से जल्दी। थैंक यू गुड इवनिंग सर। मेरी बातों का जो क्वेश्चन था, एक्चुअल में आपने उसका सॉल्यूशन अभी तुरंत थोड़ी देर पहले दे दिया। रवि शर्मा जी ने जो क्वेश्चन किया, तो उसका लास्ट ऑर्डर वही था कि मैं भी वही पूछने जा रहा था कि आईटीआर फाइल कैसे किया जाता है, थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा सर। कितने आईटीआर इनकम के फाइल, लोगों आईटीआर फाइल जो है ना सर, वो नदी के किनारे जा करके नहाने से हो जाता है। सर सीए करेगा यार, क्या क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को इंटरटेन नहीं करते हैं। सीए से जाइए, सीए से मिलिए, अपने ट्रांजैक्शन को दिखाइए, हर चीज शशि सर के पास मत ला दिए। राइट। कुछ ऐसे क्वेश्चंस कीजिए जिससे वाकई में आप लोगों को कुछ फायदा हो। आईटीआर कैसे फाइल किया जाता है, तो नदी के किनारे बैठिए, वहां पे फाइल हो जाता है अपने आप। हर दिन मछली दिखेगी, उसी मछली को देखते जाइए, गिनना पड़ता है, आईटीआर फाइल होते रहता है। चलिए अगर किसी और का क्वेश्चन है तो हम लोग उसको एंटरटेन कर सकते हैं, और हैंड रेज वो करें। अफजल कैफी सर हैं जी सर, आप चूंकि को होस्ट भी हैं, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अपने सवाल को। हाँ आसिफ, अ, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अपने कोर मेंबर में कुछ लिमिटेड लोग हैं, तो इसकी राइट। तादाद हम बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए? जैसे अगर इन्फिनिटी सोल्यूशन में अगर किसी को भी जुड़ना है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका रहा। अगर